तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों आप सब लोगों का आज के इस डिमांडिंग इंडस्ट्री के सेशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। अक्टूबर बैच वेलकम। दोस्तों सबसे पहले तो पूरी बैच को मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सबने मिलके काफी हद तक इंडस्ट्रीज को दोस्तों कवर किया है एंड यू ऑल हैव डन अ वेरी गुड वंडरफुल वर्क। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है जब आप लोगों ने अपने आप इन डेटा को रखा, कहीं से आपने सोर्स किया और जब डेटा आप लोगों ने दोस्तों एनालाइज किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अपग्रेड हुई होगी, क्योंकि आपने इंडस्ट्री देखी, वो इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनियां देखी, वही इंडस्ट्री की कंपनियों के मार्केट कैप देखे, उनके सेल्स देखे, ग्रोथ देखा। तो ये प्रैक्टिकल काम करने से दोस्तों हमारी जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ती है, क्योंकि आप अपने आप कर रहे हो। दोस्तों डिमांडिंग इंडस्ट्री की जो एक्सरसाइज है ये हम क्यों कर रहे हैं? दोस्तों पहला नियम है वेल्थ का, कि पैसा उधर बढ़ेगा जहां पे सेल्स बढ़ेगी। तो सेल्स किधर बढ़ेंगे? आने वाले 10 साल 15 साल में कौन से ऐसे सेक्टर है या कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके बिजनेस जबरदस्त ग्रोथ होने वाले हैं? दोस्तों कंपनियां ग्रोथ करेगी अपने सेक्टर के दम पे, कितना ही अच्छा ग्रुप ना हो, कितना ही अच्छा ग्रुप क्यों ना हो, पर अगर उनका सेक्टर मंदा होता है, वो सेक्टर में कोई डिमांड नहीं होती है, तो अच्छे अच्छे ग्रुप्स, अच्छी अच्छी कंपनियां स्ट्रगल कर रही होती है। अगर सेक्टर अच्छा होता है तो कंपनियों को उसका फायदा मिलता है और आपकी कंपनियों के धंधे बढ़ते हैं। तो हमारा ये 2 हफ्ता हमने इसके पीछे दिया है दोस्तों। और यूजफुल 2 वीक्स वी हैव इन्वेस्टेड, ये हमने इसलिए किए क्योंकि हम जरूर जानना चाहते हैं कि आने वाले 1 दशक 2 दशक में कौन से सेक्टर यहां से 15% का ग्रोथ करेंगे। दोस्तों जो सेक्टर में आपको 15% का ग्रोथ मिलेगा, वो कंपनियां वैसा ही ग्रोथ करेगी, और कंपनियां बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा। तो फ्यूचर जानने के लिए कुछ तरीके होते हैं, इनपुट्स भी हो सकते हैं, राइट? कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है कोई इंडस्ट्री में, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग प्रीमियमाइजेशन पे जा रहे हैं, तो आपके सेक्टर का टर्नओवर बढ़ता है। काफी अलग अलग चीजें होती है। अभी हम उन चीजों की बात नहीं करेंगे, हम वो चीजों की बात करेंगे जो हमें दिख रही है, जैसे ग्रोथ। आप लोगों ने इतनी मेहनत करके दोस्तों जो ग्रोथ निकाला है वो खाली लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी पिछले 20 सालों में आपकी जो इंडस्ट्री है वो कितने परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है, आपकी कंपनियां कितने परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है, ये हमें लॉन्ग टर्म व्यू देती है। दोस्तों मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता था शुरुआत में कि अपनी कंपनियां या अपनी इंडस्ट्री इतने 15-20% से ग्रो कर सकते हैं धंधे, पर जब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, मैंने देखा कि कंपनियों के सेल्स ऐसे बढ़ते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और देखो ये दशक में हमने यही चीज देखी कि आपकी कंपनियों के सेल्स बढ़िया बढ़े। कॉन्फिडेंस किधर से आया? पास्ट एनालिसिस, राइट? तो आपके डेटा में दोस्तों अभी आपके पास ये सोना भरा हुआ है। सोना मतलब गोल्ड है, गोल्ड डेटा है ये। आपको पता है कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं, आपको पता है इंडिया में कितने सेक्टर है, आपको पता है कोई भी सेक्टर में कंपनियों के कितने 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 मार्केट कैप है, आपको पता है अलग अलग सेक्टर में कंपनियों के बिजनेस कितने हैं, और सबसे महत्व की चीज दोस्तों, आपको पता है कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है। लेट मी रिपीट, आपको पता है कौन सी कंपनी यानी कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि जहां ग्रोथ है वहां पे वेल्थ है, प्रगति, राइट? हम यहां पे कुछ पहले थोड़ा डेटा देख लेते, फिर हम आप लोगों के एनालिसिस पे आएंगे। जितना डेटा दोस्तों यहां पे मेरे सामने है, ये मुझे कह रहा है कि टोटल मार्केट के बाजार का होगा 280 लाख करोड़, बराबर कि नहीं? इंडिया की सारी लिस्टेड कंपनियों का मिलके मार्केट कैप कितना है? 281 लाख करोड़ एज पर दिस डेटा। आपने जो पूरे जितने भी सेक्टर यहाँ पे कवर किए, मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर कवर किए दोस्तों, आज आपका ये डेटा 212 लाख करोड़ का हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी स्प्रेडशीट में 75% इंडिया आ चुका है। सो यस, वी नीड टू क्लैप फॉर होल बैच कि आप सबकी कलेक्टिव मेहनत ने आपका इंडिया का 75% डेटा एक स्प्रेडशीट में आपने कंबाइन करके रखा। वंडरफुल। दोस्तों जीडीपी हमारा अगर हम कहते हैं 260 लाख करोड़ का है, 260 लाख करोड़ का, आपने कितना कवर किया? अब ये जो जीडीपी दोस्तों आता है, ये समझ लीजिए ये खाली लिस्टेड कंपनियों का नहीं है, इसमें इंडिया के जीडीपी में तो 60% हिस्सा अनलिस्टेड कंपनियों का है।
40% हिस्सा खाली लिस्टेड कंपनियों का है, क्योंकि अभी कंट्री अपनी इतनी डेवलप नहीं हुई। तो वैसे भी 250 ये 260 लाख करोड़ में से करीबन 130 लाख करोड़ का धंधा हम मान सकते हैं आपकी ये लिस्टेड स्पेस दे रही है। दोस्तों उसमें से आपने कितना कवर किया वो तो देखो। हाँ ग्रेट, वेरी गुड। 103 लाख करोड़ का सेल्स आपने कवर किया है। तो यस आप कह सकते हो आपने मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन लिस्टेड स्पेस दोस्तों कवर कर दिया है। ग्रेट, वंडरफुल अचीवमेंट। आपके डेटा के अनुसार, अब आपका डेटा 75% तो है, राइट। ये डेटा के अनुसार जो कंपनियां आपने यहां पे फीड की, 20 ईयर्स का डेटा ये कहता है कि आपकी कंपनियां, आपके सेक्टर करीबन 15% से बढ़े हैं। कितने दोस्तों? 15% का ग्रोथ आपकी ये लिस्टेड कंपनियों का है। अब ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इंडिया का जीडीपी अगर 10% से बढ़ता है तो 10% का जो जीडीपी है ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का ज्यादा होता है। ये तो पूरे इंडिया का हुआ जिसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर आ गए, अनऑर्गेनाइज प्लेयर आ गए। अब इंडिया में ऑर्गेनाइज प्लेयर का ग्रोथ अनऑर्गेनाइज से ज्यादा होता है। ऑर्गेनाइज प्लेयर धीमे धीमे बढ़ते जा रहे। तो ये सीधी बात है, अगर जीडीपी 10% से बढ़े तो ऑर्गेनाइज प्लेयर यानी जो लिस्टेड कंपनियां हैं, कुछ हद तक हम वो भी कह सकते हैं, वो 10% से थोड़ी बढ़ेगी, वो 12-15% से बढ़ रही होगी। अब देखो आपका डेटा भी यही कहता है कि यस 20 साल के जीडीपी से ज्यादा आपकी कंपनियों का ग्रोथ है। पिछले 10 सालों में दोस्तों जीडीपी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। यहां पे है क्या डेटा? देखो ये रहा, 20 साल का 10% ग्रोथ है। देखो आपका ग्रोथ भी कितना आया, करीबन उतना। 10 साल में इंडिया का ग्रोथ 6% है, क्योंकि दुनिया का जो ग्रोथ 5.5% था वो भी 2-2.5% आ गया। तो वर्ल्ड की इफेक्ट हर जगह पे यही हाल है। चाइना जो 14% से बढ़ता था वो 9% आ गया, राइट। तो इंडिया का ग्रोथ अगर 6% से हुआ है 10 साल में, तो आपका ये डेटा भी यही कहता है। देखो दोस्तों, तो मतलब आपने काम सही किया है, कम एरर है दोस्तों, आपने पहली बार किया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एकदम काइजन है, मतलब परफेक्ट है विदाउट एरर, ऐसा नहीं है। आपकी कई गलतियां होगी, पर यस होगी कुछ गलतियां, फिर भी आप लोगों ने काम सही किया है। 12% यानी थोड़ा कम ग्रोथ, जीडीपी से ऑलमोस्ट ज्यादा, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर है। 5 साल में और कम 10% का ग्रोथ। तो देखो असल में जीडीपी तो 5 साल में खाली 7% से बढ़ा है, राइट। तो यस यू ऑल आर ऑन द राइट पाथ। आप समझ रहे हो कि पूरे दुनिया का जो ग्रोथ है वो 20वीं सदी में ज्यादा था, 21वीं सदी में दुनिया का ग्रोथ कम है, और उसी की इफेक्ट ज्यादातर दुनिया भर की इकोनॉमी में है। यहां पे भी हमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। सो कहीं भी कोई सेक्टर में ये दिखे कि पीयूष भाई 5 साल में तो ये कम ग्रोथ है, तो इट्स ऑल राइट, कम ही ग्रोथ है, दुनिया का हो, इंडिया का हो या आपके सेक्टर का हो, वो चिंता नहीं करने। इमर्जिंग सेक्टर होगा तो ही उसका नियर टर्म में ग्रोथ ज्यादा हो। इमर्जिंग क्यों, कौन समझा सकता है मुझे? यस एनीबॉडी? क्यों हम इमर्जिंग सेक्टर से उम्मीद कर सकते हैं कि भाई दुनिया के धंधे कम होते होंगे, इंडिया की दूसरी इंडस्ट्री के कम होंगे, पर इमर्जिंग के धंधे ये 5 साल की मंदी में भी बड़े हो? ऐसा क्यों? विल ट्राई टू एक्सप्लेन अदर कलीग्स। यस प्लीज, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, या यू कैन ट्राई। या किसने हैंड रेज किया है? ओके या राजकुमार जी कहिए सर। या आपकी आवाज नहीं आ रही है राजकुमार जी, अनम्यूट करना पड़ेगा सर। गुड इवनिंग सर। सर या ये गुड इवनिंग। इमर्जिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी क्योंकि उसमें अभी ग्रोथ आनी बाकी है, राइट और वो न्यू इंडस्ट्री है, राइट, उसमें सेल बढ़ेगी। हाँ सेल बढ़ेगी, न्यू इंडस्ट्री है, ग्रोथ आनी बाकी है। पर सर क्यों बाकी है, वही मैं जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि उसमें क्यों बाकी है ग्रोथ आनी? क्योंकि न्यू इंडस्ट्री है वो। न्यू इंडस्ट्री है, सही बात है राजकुमार जी। देखो कम पेनिट्रेटेड होगा, जो प्रोडक्ट और सर्विस आप देते हो वो हो सकता है फैली नहीं है अभी सब जगह पे, तो अलग अलग शहरों में ये लोग धंधे फैलाते जाएंगे, तो आपको ग्रोथ मिलना है, बराबर ना? यही कहना चाहते हो ना राजकुमार जी? राइट, यही करना। और दीपक सोनवने, या सर कहिए, आपने भी एंट्रेस किया हुआ है? हाँ सर, मेरा भी यही था कि इनिशियल स्टेज पे ग्रोथ ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पूरा ड्राई मार्केट है। सही जैसे बात, जैसे बच्चा छोटा रहता है तो ग्रोथ ज्यादा होता है, बराबर एडल्ट है, में ग्रोथ नहीं दिखता है, वो एज इट इज रहता है, तो बराबर इट इज लाइक दैट। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो शुरुआत में आपकी कंपनी ने एक स्टेट से धंधा चालू किया, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करते जा रहे हैं, राइट। तो ये एक्सपांशन मोड के कारण उनको ग्रोथ ज्यादा मिल, नहीं तो जनरली आपको ये जो चित्र है ना ऐसा ही दिखेगा। इकोनॉमी से इंडस्ट्री जुड़ी होती है। अगर इकोनॉमी यानी इंडिया का ग्रोथ कम,
तो ज्यादातर इंडस्ट्री का ग्रोथ कम होगा। सिर्फ इमर्जिंग प्लेयर ऐसे होंगे जो नए नए आउटलेट खोलते जा रहे हैं, राइट। अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखे हो, अपने स्टूडेंट ने किए, जैसे डॉक्टर धवल ने बहुत बढ़िया जुबिलेंट फूड का अभी एक प्रेजेंटेशन किया, उसमें उन्होंने बताया कि जुबिलेंट फूड सिटी में फैल चुकी है, राइट। तो ये लोग क्या है ना, हर साल नए नए आउटलेट ओपन करते हैं। जैसे अभी ये क्वार्टर में उन्होंने 80 नए आउटलेट ओपन किए, ये 6 मंथ। तो पुराने स्टोर धंधा दे रहे होंगे, थोड़ा कम दे रहे हो क्योंकि म्यूटेड इकोनॉमी, पर नए जो आउटलेट ओपन किए वहां से और धंधा आता है। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ता है। आपने देखा होगा अपनी केमिकल की कंपनियां, कल ही मेरे ख्याल से अशोक सोनाग्रा ने बहुत अच्छा एक पीआई इंडस्ट्री पे प्रेजेंटेशन दिया। तो मंदी है, पर फिर भी पीआई के धंधे बढ़ते जा रहे हैं मंदी में भी। क्यों? क्योंकि वो लोग हर साल नए नए कंट्री ले रहे अपने रडार पे, मतलब नई नई कंट्री में अपना एक्सपांशन करते जा रहे हैं। अभी 4 कंट्री से आ रहे, फिर दूसरी 2 कंट्री से धंधा आएगा और 2-3 कंट्री ऐड होंगे। तो ये उनके नेचुरल ग्रोथ के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देते हैं, राइट। इसीलिए इमर्जिंग इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ दोस्तों तगड़ा मिलता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग, राइट। सो एज पर योर डेटा आई कैन सी ऑल इज वेल। ग्रोथ के फिगर आपके बिल्कुल सही है, मार्केट कैप आपका सही है, एंड योर सेल्स डेटा आर क्लियर। इसके साथ कुछ और चीजें मैंने नोट कि आप सब लोगों ने मिलकर टीम वर्क बहुत अच्छा किया है। देखो मैं A to Z अभी करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे अब से काम किया है मेरे ख्याल से अविनाश ने करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या इन्होंने कितनी कंपनी पे काम, 30। तो अविनाश भाई ने 30 कंपनी पे काम किया। ये आसान, ये बहुत मुश्किल है। इतनी सारी कंपनी पे कैसे काम कर दिया, ग्रेट, वंडरफुल अविनाश। तो हम लोग अभी आपकी कंपनी पे बातचीत करेंगे, राइट। वंडरफुल वर्क। विप्लव दास, आपने भी बहुत सी कंपनियों पे काम, देखिए करीबन 11 कंपनी। सो वंडरफुल, एंड आई होप यू वर एबल टू, you would be able to extract some important data from all this sector. दीपक सोनावने, आपने करीबन मेरे ख्याल से you have worked on similar 10 companies. So great, very good. दीपक सोनावने जी। जय प्रकाश जी, आपने 4 सेक्टर पे काम किया है, ग्रेट। MB मंसूर, बहुत बढ़िया सर, 13 सेक्टर्स, वेरी गुड। डबल डिजिट में आपने भी सेक्टर पे काम किया है। मुझे निकुल परीक्षा में डेटा देख रहा था, काफी सेक्टर आपने लिया। निकुल भाई बहुत मुश्किल है, हम प्रैक्टिकल करते हैं तो मेरे को ये दिख रहा है क्या यार, कितना, अरे बाप रे। तो मैं अभी आपसे टिप भी मांगूंगा, इतने सारे सेक्टर पे कैसे काम कर सकते हैं यार 2 हफ्ते में। 43 सेक्टर, अमेजिंग। मैं चाहूंगा निकुंज भाई के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। 43 एंड वो 30, राइट, बहुत बढ़िया। प्रज्ञेश वर्दे, 15 सेक्टर्स, ग्रेट, वंडरफुल प्रज्ञेश जी। एंड आफ्टर प्रज्ञेश जी राजकुमार जी। तो राजकुमार सर ने 10 सेक्टर डबल डिजिट में इन्होंने भी काम किया है। राकेश नायर, आई कैन सी 4 सेक्टर, वंडरफुल। सारिका गायकवाड़ जी 3 सेक्टर, ग्रेट। सुधीर पटेल जी 3, विनीत परख 6, वीरेंद्र 7। देखोगे आप सबने कंबाइंड इतने सारे सेक्टर पे काम किया, तो आपके हाथ में पूरा इंडिया, राइट। तो ऐसा ही टीम वर्क बनाए रखिएगा। हम अकेले काम करें तो बहुत टाइम लग सकता है, अभी हम लोग सीख रहे हैं टीम वर्क, ये बड़ा काम लगेगा। सो ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम अक्टूबर बैच, राइट, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन योर वर्क कि चलो क्या क्या चीज हमने सीखी और इससे हम विश्लेषण क्या लें। देखो हमको इतना तो पता चला कि ये 10% का ग्रोथ है, राइट। कौन से सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं ये तो जानना है, राइट। तो हम अभी यहाँ पे अविनाश जी से शुरुआत करते हैं। So yes, Avinash, you can unmute yourself. Let me check. Avinash, yes sir. Yes sir. Avinash भाई, 30 सेक्टर, ये कैसे किया सर आपने इतना ज्यादा काम? मुश्किल है सर। बहुत सारे ये जो सेक्टर्स है ना, उनमें बहुत सारी कंपनीज का डेटा तो आता ही नहीं है। आई गेस उनका डेटा जो है बहुत पुराने मंथ्स में से आया ही नहीं है। ओके। तो जितनी कंपनी दिखती है उसमें से हार्डली 5 या 6 कंपनी कुछ सेक्टर्स में जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे दिखती ज्यादा है। राइट, कुछ ही सेक्टर्स है जिसमें कि ज्यादा कंपनीज है जिनका डेटा हमें लेना पड़ रहा है। ओके ओके, ग्रेट। पर फिर भी ये ज्यादा है, भले आपने कुछ कंपनी में काम किया होगा, पर फिर भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सब लोगों कि अब तक मैंने जितनी भी बैचिंग ऑनलाइन की है, मैं उनको हमेशा सिर्फ 2 डेटा देता था कि हम 5 साल का और इस साल का डेटा चेक करें। मैंने डरते डरते पहली बार सोचा चलो हम लोग प्रयास करते हैं कि 20 साल का और 10 साल का भी डेटा ले। उसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है, मुश्किल है, पर इतना सारा, मतलब 20 साल का डेटा होने के बावजूद भी इतनी सारी कंपनी पे काम करना क्या आसान है। सो ग्रेट। मैं आपकी कोई भी
दो सेक्टर पे बातचीत करना चाहूंगा। यस। कौन सी सेक्टर पे अपन बात करेंगे? एक तो आप कमोडिटी केमिकल्स ले सकते हैं। ओके ग्रेट, कमोडिटी केमिकल राइट। और दूसरा? दूसरा कोई भी ले सकते, कोई इशू नहीं। ओके देखो, आपने जो सेक्टर पे काम किया ना सर, अगर ये मैं पूरा इसका इतना जस्ट मिनट में डेसिमल हटा देता हूँ एक बार। इसमें से मैंने एक सर लिया था म्यूचुअल फंड ईटीएफ का, लेकिन समहाउ उसका डेटा किसी का भी आया नहीं है। वो काम का नहीं है, वो खाली म्यूचुअल फंड ईटीएफ स्कीम्स है, तो वो मत लो, वो चलेगा, वो अच्छा किया आपने, मतलब उसको ओमिट किया है, वो नहीं लेना है क्योंकि वो कोई सेक्टर नहीं है। अब देखो, आपने जितने भी सेक्टर पे काम किया है, वो पूरे सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? एक मेरे को लग रहा है ये डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी था, और दूसरा सीमेंट था बाद में। दूसरा सीमेंट नहीं था। एक ये है जिंक, नहीं जिंक तो वो तो एक ही कंपनी है, और उसका भी मार्केट कैप काफी है, 1,27,000 करोड़ बराबर है। यही आपका सबसे बड़ा सेक्टर है डाइवर्सिफाइड। एफएमसीजी पेस्टिसाइड का एक शायद है उसमें। ओके अच्छा, उसमें भी काम किया है, राइट। देखो आपकी जो सेक्टर है इसमें एब्रेसिव, अब एब्रेसिव जो है वो हम ये नहीं कह सकते वो इमर्जिंग है, पहले तो ऐसे देखने का कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, किस प्रकार का सेक्टर है, राइट। जितना लेटेस्ट होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। तो हम ये एब्रेसिव को सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे, मतलब ये कंपनियां नई नई नहीं होगी, पुरानी कंपनियां होगी, वर्षों से चल रही होगी, और एक ग्रोथ आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, राइट। इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है सर एब्रेसिव में? ग्रिंडवेल एंड कार्बोन, राइट। ग्रेट, अच्छा ग्रोथ है इनका, हम नहीं कह सकते बुरा ग्रोथ है, गुड ग्रोथ। पर ये सेक्टर कैसा है? इकोनॉमी के साथ चलता है, जितनी इकोनॉमी बढ़ती है उतना ये सेक्टर को फायदा मिलता है, क्योंकि ये सेक्टर दूसरे सेक्टरों पे डिपेंड, बराबर। बायोटेक्नोलॉजी पे जो आपने काम किया है, बायोटेक, ये सर इमर्जिंग सेक्टर है, मतलब नए जमाने का सेक्टर है, पर अभी यहाँ पे कोई कंपनियां नहीं है। आप देखा होगा बहुत से नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं आज, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ आए, कुछ एटेक में आए, है ना, ये सब नए जमाने के बिजनेस है। वैसे बायोटेक भी एक नए जमाने का इंडस्ट्री है, पर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब आपको इनका मार्केट कैप कितना है खाली बायोटेक इंडस्ट्री का? 133 करोड़, तो कुछ भी नहीं है। तो इनका अभी बायोटेक को ध्यान में रखने का, ये आने वाले समय का सेक्टर है, पर ये सोचो कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं इसको ध्यान में रखूंगा। फ्यूचर में कोई आईपीओ आता है, कोई नई कंपनी आती है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, बराबर। बिजनेस प्रोसेस, इसे हम किसमें गिनेंगे? टर्शियरी में गिन सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, है ना। बीपीओ केपीओ टाइप ऑफ कंपनीज, कितना मार्केट कैप है इनका? 20,000 करोड़। सर आप जानते हो निफ्टी में एंटर लेने के लिए, या अंदाजे से निफ्टी की जो कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप कितना होगा? निफ्टी 50 सबसे बड़ी 50, या एनीबडी कोई भी बता सकते हैं? शायद 50K के आसपास, बराबर है, बराबर है, बिल्कुल सही बात है आपकी। आप लोएस्ट कंपनी देखोगे तो भी उनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास रहता है। तो अब बीपीओ केपीओ का पूरे सेक्टर का मार्केट कैप सर अगर 20,000 करोड़ है, तो इसकी कोई भी कंपनी निफ्टी में होगी? नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। इधर से ही पता चलता है अपने, राइट। निफ्टी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बुरी है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, पर जस्ट अंदाजे के लिए कि कोई बड़ी कंपनी है क्या यहाँ, राइट। तो बीपीओ केपीओ का ग्रोथ अच्छा है, इसे ध्यान में लेना चाहिए। 6%, 16%, 33%, मतलब अच्छा ग्रोथ है इंडस्ट्री का, और ये इंडस्ट्री आने वाले समय में भी ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम कंपनी नहीं देख रहे हैं, पर फिर भी अगर मेरे को ऊपर से देखना हो कि पूरे सेक्टर में बड़ी कंपनियां कौन सी है, तो कौन सी है सर? इक्लक्स है। इक्लक्स, डेफिनेटली इक्लक्स सबसे बड़ी कंपनी है इसमें, और बढ़िया कंपनी भी है। बढ़िया है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, पर यस, इक्लक्स का टर्नओवर काफी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है। कास्टिंग अगेन ये एवरेज उसकी तरह ही हुआ, सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट। तो कोई बड़ी कंपनियां यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा बहुत ऐसी होगी। एक दो कंपनी वेल नोन है, जो कि उनके पास ही मैक्सिमम कैपिटल मार्केट है, बराबर है। भारत फोर्ज जैसी है ना, राइट, भारत फोर्ज, एआईए इंजीनियरिंग, अब ये भी इंडस्ट्री जैसा मान लो आप इसको। इकोनॉमी ग्रोथ करे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो इनको भी धंधे मिलते हैं, बराबर। ग्रोथ इनके अच्छे हैं, ध्यान में रख सकते हैं अपन दोनों कंपनियों पे, राइट। पर क्या करना है कंक्लूजन में बाद में आए। हर एक इंडस्ट्री में हमें पता लगना चाहिए कौन सी कंपनी है, कितना ग्रोथ है, सब मिलकर कितना टर्नओवर करते हैं, बराबर ना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि ये सब कंपनी मिलके 1,20,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, राइट। तो कंपनियां बड़ी है, मतलब बहुत छोटी भी नहीं होगी, राइट। करेक्ट। फिर कॉमोडिटी केमिकल, जिसकी अभी हम, आपने मुझे कहा कि कॉमोडिटी केमिकल चेक करते हैं। अब कॉमोडिटी केमिकल में सर कंपनियां कितनी है?
68 लिस्टेड कंपनी है। ये सेक्टर को मैं किसमें गिनूं सर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? ये अभी 16 वेल सेटल्ड सेक्टर है, बहुत पुरानी पुरानी कंपनी इसमें है, राइट तो कह सकते हैं एज एन डिमांड ग्रोज दे ग्रो, राइट। तो ये टर्शरी में आ सकते हैं मेरे ख्याल से। नहीं देखो, फर्क क्या है, प्राइमरी मतलब कौन सा, मिनरल की कंपनी, माइनिंग की कंपनी, जो पुराने जमाने की इंडस्ट्री, पहले के जमाने में यही धंधे होते थे, फार्मिंग है ना, फिशिंग, ऑयल, वो सब प्राइमरी। वो रॉ मटेरियल यानी प्राइमरी से लेके कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ प्रोड्यूस करेंगे, तो वो होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री, ओके राइट। तो ये केमिकल आपका जो है कमोडिटी केमिकल, उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहेंगे। ओके उसके बाद जो सर्विस इंडस्ट्री जो आती है टर्शियरी में, सर्विस इंडस्ट्री मतलब आईटी, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स वगैरह। तो हमें चाहिए। वर्षों पहले माइनिंग से जब हमने लोहा बनाना सीखा, तो लोहा बनाने की कंपनियां डाली, वो सेकेंडरी। कॉटन जो हम उगाते थे, कपास की खेती करते हैं ना सर, तो कपास, कैस्टर, ये सब की खेती जो आती है वो प्रोडक्शन को प्राइमरी बोलेंगे। पर उसमें से अगर आप कैस्टर ऑयल बनाते हो, कॉटन में से आप टेक्सटाइल की मिल डालते हो, वो क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी। अब ये मिल डल गई, लोग कमा रहे हैं, कब पैसे को खर्चेंगे तो सही ना, पैसे को बैंक में रखेंगे, लोन लेंगे, ये सब को तीसरी इंडस्ट्री बोलेंगे, सर्विस इंडस्ट्री, राइट। जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, ये अलग अलग इंडस्ट्री का उत्पन्न होता गया, तो सबसे बढ़िया ग्रोथ भी किसमें होता है, थर्ड इंडस्ट्री में, जो नए जमाने की इंडस्ट्री है। ओके सर, यस। अब जो ये कमोडिटी केमिकल यहाँ पे है, तो यहाँ पे सर आप एक ध्यान रखो, दो प्रकार के केमिकल के सेक्टर है, दो प्रकार के, दोनों को एक ही गिन सकते हो आप। एक है कमोडिटी केमिकल, एक है स्पेशलिटी केमिकल। कितने हुए सर, दो मतलब दो केमिकल के सेक्टर। केमिकल एक हैजार्डस चीज होती है, जिसे ज्यादातर कंट्री बनाना नहीं चाहती अपने देश में, राइट, क्योंकि वो बहुत पॉल्यूशन फैला। तो केमिकल बहुत सी कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती है। जो गरीब कंट्रीज है, वो लोग जनरली केमिकल प्रोड्यूस करने पसंद करते हैं, राइट, क्योंकि अपने पास चॉइस नहीं। हमें भी केमिकल चाहिए, डेवलप कंट्री को भी केमिकल चाहिए, पर डेवलप कंट्री अब बनाना पसंद नहीं करते पॉल्यूशन की वजह से, बहुत स्ट्रिक्ट कायदे। तो सबसे बड़ा मार्केट चाइना हुआ, इंडिया हुआ, हम सब लोग केमिकल के बड़े मार्केट, राइट सर। यस। ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है ना केमिकल, ये रियल ग्रोथ नहीं है। मतलब असल में अविनाश जी, ऐसा नहीं है कि हम केमिकल को इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं या केमिकल की इतनी ज्यादा डिमांड है, ये रियल ग्रोथ नहीं। ग्रोथ क्यों है फिर? असल में केमिकल का जो ग्रोथ है वो 6% का होता है। कितना सर? 5 to 6% से केमिकल की कीमतें बढ़ती रहती है और कंपनियों का धंधा बढ़ता है। लेकिन चाइना ने कुछ साल पहले ये देखा कि उनकी नदियां पॉल्यूट हो गई ड्यू टू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो उन्होंने वो जो पूरा पट्टा था वो उन्होंने क्लोज कर दिया कि भी हम लोग यहाँ पे केमिकल नहीं बनाए। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल प्रोड्यूसिंग का जोन था, वहां पे धंधा बंद हुआ, तो सेकंड ऑल्टरनेट क्या था? इंडिया। अब लोग माल किधर से लेंगे? इंडिया से। तो इंडिया में केमिकल की डिमांड में जबरदस्त बूम आई। तो ये बूम क्यों है? क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं उनके पास बड़ा मार्केट बन गया, पूरी दुनिया में हम माल फेंकेंगे, सबको चाहिए, किसी को प्रोड्यूस करना नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना के उनको देते जाएंगे। तो कमोडिटी केमिकल हो या स्पेशलिटी केमिकल हो, इनकी डिमांड क्रिएट हुई है चाइना +1 की वजह से। क्लियर सर? यप। कल कुछ और कंट्री भी बनाएंगे, हो सकता है ऐसा, जो हमें कम्पीट करे, राइट। ये दो चीज का ध्यान रखने का, जब भी कोई इंडस्ट्री देखो सोचो कि क्या ये कंज्यूम हो रहा है कि एक्सपांशन की वजह से धंधा बढ़ रहा है। मैंने केमिकल में बताया, दिस इज नॉट कंजप्शन, ये एक्सपांशन की वजह से है। जिंदगी भर नहीं बढ़ेगा, पर आने वाला समय भी हम उम्मीद कर सकते हैं हमें ग्रोथ अच्छा मिलेगा। पिछले 20 साल का 13% ग्रोथ, 10 साल डबल डिजिट, 5 साल डबल डिजिट। तो आपको सर जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है केमिकल में, यस। तो ऑब्वियस है, अगर ऐसी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में होगी, वो मुझे अच्छा कमा के देगी, राइट। यस। अब ये दो में फर्क क्या है सर? कमोडिटी केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल, कोई डिफरेंस? वो तो आइडिया नहीं सर। ओके, अभी दीपक भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, पर उन्होंने कोई और कारण से किया हुआ है। कोई भी और व्यक्ति मुझे बता पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल? ये दो इंडस्ट्री क्यों अलग है, राइट। एक जमाने में देखो ये एक ही इंडस्ट्री हुआ करती थी, तो हमें कहना पड़ता था लोगों को कि थोड़ा देखो, एक स्पेशलिटी केमिकल है, कमोडिटी केमिकल है, पर मुश्किल होता है इंडिविजुअल व्यक्तियों के लिए दोनों को बाइफरगेट करना। अभी बीएससी ने दोनों बाइफरगेट करके दिया हुआ है, तो इफ एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी, तो थोड़ा आपको काम लग सकता है।
राइट? या यस, कहिए राजकुमार जी। सर ये डिफरेंस है कॉमोडिटी और स्पेशलिटी केमिकल में कि कॉमोडिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज करती हैं और स्पेशलिटी केमिकल जो हमारे रेगुलर यूज में आती है जिसमें B2C हो गया और B2B अच्छा, रहेगा कॉमोडिटी। राजकुमार जी ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा पर ये परफेक्ट नहीं है। कोई बात नहीं, वंडरफुल, वेरी गुड फॉर ट्राई। देखो नाम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या नाम है कॉमोडिटी केमिकल। मतलब ये होगा कि कुछ ना कुछ कॉमोडिटी में से केमिकल बनता होगा, राइट और रॉन्ग? कोई ना कोई कॉमोडिटी के यूज से वो केमिकल बन रहा, तो वो है कॉमोडिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल वो है, इतनी अलग अलग केमिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा जब आईपीओ आते कोई केमिकल कंपनी के, तो हर कंपनी कहती है वी आर स्पेशल, हमारी मोनोपोली है, ये केमिकल और कोई नहीं बनाता है, हम ही अकेले बनाते हैं एशिया में, हम ही बनाते हैं इंडिया में या दुनिया में। तो आप समझ लो उनके वो क्लेम को देखो नहीं, सेक्टर का ही नाम स्पेशलिटी केमिकल है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी स्पेशल है, राइट? केमिकल्स जो होते हैं हर एक की अलग अलग स्पेशलिटी होती है, और वो जो केमिकल बनाते हैं भले वो मोनोपोली होंगे और उनका मार्केट 200 करोड़ का हुआ तो क्या काम का, क्या उनमें 1000 करोड़ का टर्नओवर दे सकेगी कंपनी? नहीं। तो स्पेशलिटी केमिकल में समझ लो हर कंपनी की अपनी एक स्पेशलिटी है और हर कंपनी कहेगी मैं ही बनाता हूं, कोई और नहीं बनाता है, राइट? तो नई कोई कंपनियों के क्लेम आए तो ये लेने के नहीं कि नहीं मैं तो, मेरी कंपनी तो कोई बनाता ही नहीं है, मेरी कंपनी के पास है। तो दोस्त हर कंपनी का ये क्लेम है, बिकॉज द सेक्टर नेम इज स्पेशलिटी केमिकल, तो सबकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी, राइट? अब क्वालिटी केमिकल या स्पेशलिटी केमिकल दोनों का एक चीज हम लोगों ने समझ लिया, ये बहुत पॉल्यूशन करते हैं, राइट? तो दुनिया नहीं बनाती और हमारी कंपनियों का ग्रोथ है। तो दोस्तों अब दोनों में से कोई भी केमिकल की कंपनी ले लो, राइट? दोनों जगह इन्वेस्ट नहीं करने का कि भी मैं कॉमोडिटी केमिकल की भी एक कंपनी ले लूं, स्पेशलिटी की भी एक कंपनी ले लूं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों केमिकल है, दोनों का ग्रोथ अच्छा रहेगा। आप देख लो दोनों सेक्टर और आपको जो ठीक लगती है, ग्रोथ पैरामीटर एंड क्वालिटी पैरामीटर के में से जो पास होती है, कोई भी एक कंपनी रखो, सब कंपनी चलेगी साथ में, टूटेगी साथ में, राइट? मैं यहाँ पे अभी कॉमोडिटी केमिकल ओपन कर रहा हूं। जितना डेटा मैंने देखा मुझे कह रहा है कि कॉमोडिटी केमिकल का सेक्टर मिलके 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप दे रहे, राइट? तो 280 लाख करोड़ में से 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप कॉमोडिटी केमिकल, बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा सेक्टर है, बहुत छोटा भी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं। जो कंपनियां है अगर हम उनका टर्नओवर कंबाइन करें तो दोस्तों ये करीबन 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, 50,000 करोड़, राइट? तो कंपाउंडिंग सब मिलके है तो कोई कंपनी होगी ही नहीं केमिकल में जो लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही होगी, बराबर की नहीं? सबसे बड़ी एज पर अविनाश जी इट इज टाटा केमिकल एंड नवीन फ्लोरिन, राइट? नाउ लेट मी पैरेलली चेक स्पेशलिटी केमिकल ऑल्सो, देखने तो किसने काम किया है यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल। अच्छा, निकुंज भाई ने काम किया हुआ है। यस निकुंज भाई, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अविनाश जी के साथ में। या बोलिए। या निकुंज भाई, मैंने अभी डिफरेंस बताया कॉमोडिटी स्पेशलिटी, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी आइडिया आ चुकी होगी, राइट? जैसा हमने कॉमोडिटी केमिकल देखा कि वो करीबन लाख करोड़ जैसा उसका मार्केट कैप है, आपके स्पेशलिटी केमिकल का कितना मार्केट कैप है सर? वो सॉरी, ये तो स्पेशलिटी डिटेल है ना, नीचे वाला ये वाला, क्या कितना है सर? स्पेशलिटी केमिकल 5 लाख करोड़ का दिख रहा है सर। हाँ 5 लाख 5 लाख करोड़, तो ये तो बहुत ज्यादा है, हमें देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। देख लेते हैं हम लोग, बराबर? हाँ मैं बोलने वाला ही था कि वो हमने जो डेटा डाला है वो सही है नहीं है चेक करवाने वाला। कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं, राइट? लेकिन धंधा देखो, धंधा इनका भी कॉमोडिटी केमिकल जितना ही है। अभी हमने कॉमोडिटी केमिकल देखा 50,000 करोड़ का टर्नओवर, आपकी भी अगर हम 90 कंपनियां है, कितनी सारी, क्योंकि ये पुराना सेक्टर है ना, तो 90 कंपनी स्पेशलिटी केमिकल मिलके हम खाली बोलेंगे 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे है। कॉमोडिटी में हमने देखा 2 बड़ी कंपनियां, टाटा केमिकल नमक बनाने वाली जो कंपनी थी, राइट? पहले टाटा केमिकल में आता था, अभी टाटा नमक टाटा कंज्यूमर में आ गया है, और टाटा केमिकल में प्योर केमिकल हो गया है, कॉस्टिक सोडा और ये सारी चीजें, राइट? तो स्पेशलिटी केमिकल में कौन सी कंपनी आती है सर बड़ी बड़ी? पीडीलाइट SRF। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो सर पीडीलाइट तो बहुत बड़ी कंपनी है ना? पीडीलाइट यानी कौन सी कंपनी हुई है? ब्रांड फेविकॉल, बराबर ना?
देखो जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं, कॉमोडिटी केमिकल हो या स्पेशलिटी केमिकल में, सब कंपनियां केमिकल बनाती, पीडीलाइट भी केमिकल बनाती। पीडीलाइट को हम कह सकते हैं भाई पीडीलाइट केमिकल नहीं बनाती, पीडीलाइट ब्रांड बनाती। क्योंकि हम जब जाते हैं दुकानदार से मांगते हैं तो क्या हम वो केमिकल का नाम बोलते हैं निकुंज भाई? नहीं, हम क्या कहते हैं? फेविकोल। फेविकोल। तो इसको कहते हैं ब्रांड बनाना। और जो कंपनी प्रोडक्ट बेचे वो कंपनी का माल बिकेगा, डिमांड होगा, पर स्ट्रगलिंग। जो कंपनी ब्रांड बेचेगी वो जिंदगी भर टिकती है, ब्रांड को जल्दी भूलते नहीं है। तो हमेशा जब भी आप प्रायोरिटी दो कोई भी कंपनियों को, तो ब्रांड को हमेशा एक स्टेप ऊपर रखने का। बराबर सर? डन सर इतना? यस या तो पीडीलाइट इज अ ब्रांड। फिर ये एसआरएफ क्या है सर? एसआरएफ निकुंज भाई कोई ध्यान है आपको? एसआरएफ भी स्पेशलिटी केमिकल का ही है, लेकिन वो ध्यान नहीं है। या निकुंज भाई आप मेरे ख्याल से अहमदाबाद के हो ना? हाँ, अहमदाबाद के। अहमदाबाद, ओके। तो एसआरएफ का एक प्लांट अपने दहेज में भी है, भरूच दहेज, राइट। ये लोगों केमिकल में भी है, और केमिकल के अलावा दूसरे भी कई सेगमेंट में, ये 4 अलग अलग सेगमेंट में सर काम करते हैं, राइट। पर 4 अलग अलग सेगमेंट में है ये लोग, सब में अच्छा करते हैं, पर फिर भी यहाँ पे केमिकल में क्यों इनका नाम है सर? हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, ये याद है आपको? क्यों? मैक्सिमम रेवेन्यू केमिकल से आता है। वेरी गुड सर। क्योंकि इनको ज्यादा टर्नओवर किससे आ रहा है? केमिकल से आ रहा है, तो इसको हम केमिकल कंपनी मानते हैं, राइट सर। इनके अलावा फ्लोरोकेम, दीपक नाइट, आरती इंडस्ट्री, अतुल वगैरह कई कंपनियां हैं, राइट। तो हमने 2 सेक्टर देखे एक जैसे, वन इज कॉमोडिटी एंड देन वन इज स्पेशलिटी, राइट। यहाँ पे हमने देखा 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो देखो होना चाहिए, क्योंकि पीडीलाइट को मार्केट कैप कम नहीं मिलता, वो ब्रांड है, वो इंडिया की टॉप की सबसे बड़ी कंपनियों में होगी, तो उनका मार्केट कैप ज्यादा होगा। और एसआरएफ भी बड़ी कंपनी, तो ये कुछ कंपनियों के कारण हो सकता है आपके केमिकल का मार्केट कैप ज्यादा हो। हम अभी दोनों सेक्टर को ऑपरेशन करके अंदर देखते हैं। पर तीसरा एक केमिकल रह गया, इसको याद है कौन सा केमिकल रह गया? बोलो, और कोई केमिकल हम भूल रहे हैं क्या? एनीबॉडी? कुछ और कंपनियां हैं केमिकल में जो ना कॉमोडिटी केमिकल में है ना स्पेशलिटी केमिकल में है, किधर आएगी? वो भी जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, एकदम धमाकेदार, और सेम कारण, क्योंकि दूसरों को केमिकल बनाना नहीं। सर फर्टिलाइजर। अरे दीपक भाई के लिए ताली होनी चाहिए यार, क्या बात है, बहुत ही आपने गहरा नॉलेज लिया है दीपक भाई, गुड, वंडरफुल। थैंक यू सर। एग्रोकेम बोलेंगे उसको दीपक भाई, बराबर ना? एग्रोकेम, आज ही उसका वो पीए इंडिया का देखा सर। हाँ, अरे बिल्कुल सही, राइट। पीआई इंडस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन था दैट इज एग्रोकेम। एग्रोकेम भी केमिकल है, वो भी पॉल्यूशन पैदा करती है, राइट। और यहाँ पे लेट मी चेक, एग्रो पे भी अगर किसने काम किया हो तो हम वो भी देख लेंगे। यस, देखो ये भी अविनाश जी के पास ही था, पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल, राइट। ये तीनों सेक्टर हम कहेंगे दोस्तों, ये थोड़े थोड़े एक दूसरे के साथ मिलते जुलते, राइट। एग्रोकेम का सेक्टर जो है वो करीबन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, राइट। 2 लाख करोड़ यानी छोटा नहीं है, ह्यूज मार्केट कैप। धंधा इनका 70,000 करोड़ था, मतलब बड़ा धंधा ये लोग कर रहे हैं। और ग्रोथ कैसा है? थोड़ा डिस्टर्बेंस कुछ जगह से आ रहा है, या ग्रोथ कैसा है इनका? देखो, क्या आप इसको अच्छा ग्रोथ कहोगे? यस सर, 20% 20% 10 साल, 20% 20 साल, राइट। वेरी गुड, बढ़िया ग्रोथ। अब ऐसा ग्रोथ कहां मिलेगा? 20-20% से जब धंधे बढ़ते हैं दोस्तों, 20-20% से आपकी कंपनियों के भाव बढ़ते हैं, और 20% का मतलब हुआ 25 गुना 20 साल में। जबरदस्त कमा के देती है कंपनियां। इसमें से ये दोनों जो सेक्टर हमने देखे, जैसे यहाँ पे पेस्टिसाइड में सबसे बड़ी कंपनियां है यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री, ये कुछ टॉप की कंपनियों में इनके नाम आते, राइट। 3 सेक्टर हमारे पास हुए एक जैसे, कॉमोडिटी केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल एंड एग्रो केमिकल। आप बोलो कि मैं कॉमोडिटी केमिकल और स्पेशलिटी में से कोई भी एक कंपनी करूंगा, इट्स ऑल राइट, क्योंकि उन सब कंसेप्शन जनरली होता है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। या तो साबुन शैम्पू बनाने में इस्तेमाल होता है, कुछ अलग प्रोडक्ट बनाने में, फार्मा में इस्तेमाल होता है, बहुत से अलग अलग उनके यूजेज है। एग्रो केमिकल का इस्तेमाल एक ही जगह पे होता है, किधर होता है? फार्म में, खेतों में, राइट। तो आप ये 3 में से कोई 1-2 सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते,
मैं अभी यहाँ पे सबसे पहले जो हमने देखा था अभी कॉमोडिटी केमिकल, इसे मैं ओपन करता हूँ, राइट। तो अविनाश जी एंड निकुंज भाई, आप दोनों साथ में रहिएगा। अच्छा, मार्केट कैप चला गया लगता है ना, कोई बात हाँ नहीं सर, नीचे आइए थोड़ा सा नीचे, ये बहुत सारी कंपनीज का आता नहीं नीचे वाला उसमें। हाँ। ऊपर लिया देखो, ऊपर ही। अच्छा, ये ऊपर वाले नहीं आ रहे ना, एक मिनट। कोई बात नहीं सर, देखो जैसे ये है ADVPETRB, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, ADV एडवांस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। सर आज कौन सी तारीख है? आज 23/11। कंपनी आखिरी डेट कब पड़ा था? 3 नवंबर। 3 नवंबर। मतलब रेगुलर ट्रेडेबल वाली प्रोडक्ट है क्या ये? नहीं है, नहीं। तो इसीलिए आपको वहां पे मार्केट कैप नहीं मिल रहा है। वैसे भी कितना मार्केट कैप है? 11 करोड़। 11 करोड़। मतलब ये क्या कंपनी होगी, इसको क्यों हम रिसर्च करें, टाइम बिगाड़े, है ना। बहुत ही लो वॉल्यूम, कुछ काम ही नहीं है इनका धंधा आप देना। अभी ये 25-30 करोड़ में कहां पर पैसे डालने जाए? हाँ वही, मैं जिनको भी एनए आ रहा था ना, तो मैं 2-3 कंपनी ओपन करके देखा, जिनका भी 50,000 से कम है तो आई इग्नोर्ड। हाँ बिल्कुल सही आपने इंटरप्रेट किया है। तो यहाँ क्या करने का, कोई दिक्कत नहीं, इनको आप डिलीट कर दो। अच्छा, मैं वही पूछने वाला था कि जिनको भी एनए डायरेक्ट डिलीट करेंगे या वेट करेंगे डेटा आने का? कर दो, क्योंकि सर ये सब हो गए तो भी इनसे ये मिलके भी आपकी कोई एक कंपनी जितने भी नहीं बन पाएंगे। इनका होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता ये सेक्टर में, राइट सर। अभी मैं क्या करता हूं, इसको पूरा फिल्टर कर देता हूं। ओके, अच्छा आपका ये डेटा, वो टोटल जो है वो टोटल ऊपर आएगा फिर उसमें। अच्छा ये टोटल आपने इधर डाला हुआ है इसी। हाँ। कोई बात नहीं, मैं अभी डिलीट कर दूं, टोटल का काम नहीं है। हाँ। वो सिर्फ मार्केट कोई बात नहीं, कर देते हैं अपन। ये मैंने Z2A कर दिया। अब आप टोटल कर दो ना एकदम नीचे थोड़ा, ताकि वो फिल्टर में गिनने में ना आ जाए। ओके। बराबर, ये हो गया 1,30,000 करोड़। और यहाँ पे हम फॉर्मूला भी डाल देते ताकि हमें उनका मार्केट शेयर पता चले। फिर फंक्शन F4 परसेंटाइल। ओके, हो गया सर, राइट। यस डन। अब चलो सर, एज पर योर डेटा कॉमोडिटी केमिकल की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सर सबसे 2-3 कंपनियां कौन सी है? टाटा केम, नवीन फ्लोर, क्लीन, दीपक फर्टिलाइजर। बराबर है, दीपक फर्टी ना, GNFC ना, ये सब कॉमोडिटी केमिकल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, राइट। ओके, आपका पूरे सेक्टर का अगर मैं ये 3 कंपनियां मिला लूं तो भी मार्केट कैप कितना हो रहा है? खाली 3 कंपनियों का 50%, है ना। मतलब 3 कंपनी एक तरफ, ये 3-4 कंपनी ले लो तो इनका टर्नओवर बड़ा है, सब कंपनियां छोटी छोटी है, राइट सर। अब यहाँ पे इनका ग्रोथ कैसा है ये हम देख लेते हैं, जो लीडिंग कंपनियां हैं उन लोगों का। तो आपका टाटा केमिकल कितना ग्रोथ दिख रहा है सर 5 साल का? 4% है, और वो 4.5% है। ये अच्छा ग्रोथ है सर? 20 साल का 11, 10 साल का 5 और 5 साल का 1? नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है। बुरा ग्रोथ है सर। हाँ। अच्छा नहीं है, क्योंकि 20 साल में 11% ग्रोथ होगा तो नहीं बढ़े, राइट। तो ये जो टाटा केमिकल है ये आपको इतना कम ग्रोथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि टाटा केमिकल एक जमाने में सर निफ्टी में हुआ करती थी, ध्यान है आपको सर? नहीं, तब मैं मार्केट का नहीं दिखता था। ओके, इंडिया की सबसे बड़ी जो 50 कंपनी है उसमें टाटा केमिकल का नाम हुआ करता था, राइट। पर अभी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि टाटा केमिकल का इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं हुआ और दूसरी जो कंपनियां थी वो सब आगे बढ़ गई, दूसरे सेक्टर की कंपनियां, तो ये निफ्टी के बाहर निकल गई, राइट। अभी क्या है, रिसेंटली 2-3 साल पहले इन्होंने पूरा बिजनेस को अलग कर दिया। मतलब कुछ जो टाटा केमिकल की कंपनियों को ये लोग टाटा कंज्यूमर में ले गए। आपने टाटा कंज्यूमर का नाम सुना है? यस सर, वो कॉफी को लेके गए वहां पे। या और टाटा ग्लोबल का? ग्लोबल का नहीं सुना है। ओके, जो लोग पुराने इन्वेस्टर होंगे, बरसों से निवेश कर रहे हैं, वो लोगों ने शायद ग्लोबल का नाम सुना होगा। पहले कंपनी हुआ करती थी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, राइट। तो इन्होंने क्या किया, ना टाटा ग्लोबल बढ़ती थी ना टाटा कंज्यूमर बढ़ती थी। टाटा कंज्यूमर में आता था टाटा के केमिकल के बिजनेसेस, सॉरी टाटा केमिकल में आते थे केमिकल के बिजनेसेस, और टाटा ग्लोबल में आता था टी एंड कॉफी, राइट सर।
टी एंड कॉफी का कभी ग्रोथ नहीं होता है, ये एक फ्लैट इंडस्ट्री है। क्योंकि हम सबके घर में जो भी हम लोग चाय पीते हैं, ऐसा नहीं है कि चाय पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा होता है सर? नहीं। वो तो जितने पी रहे हैं उतने ही चाय पियेंगे। दूसरा ये भी नहीं है कि हमारा हर साल चाय पीने का खर्चा बढ़ता जा रहा है, वो भी स्टेगनेट ही रहता है, राइट? तो टी एंड कॉफी इतना अच्छा सेक्टर नहीं। तो टाटा ग्लोबल अच्छा ग्रोथ नहीं करता था। अभी 2 साल पहले इन्होंने बहुत अच्छा किया कि टाटा ग्लोबल को निकाल के कंपनी बनाया टाटा कंज्यूमर, जिसमें इन्होंने पैकेज फूड की सब कंपनी ऐड की। नए नए जो पैकेज फूड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया में बहुत ही इमर्जिंग है। तो टाटा कंज्यूमर में एक तो टाटा केमिकल का एक निमक भी टाटा कंज्यूमर में डाल दिया, पूरा बिजनेस करने का तरीका बदल दिया, इससे टाटा कंज्यूमर अच्छी कंपनी बन गई। टाटा केमिकल जो बिल्कुल ग्रोथ नहीं करती थी, बुरे हाल थे, टाटा केमिकल का भी सर अभी ग्रोथ बहुत अच्छा हो, राइट? तो ऐसा आपको जनरली दिखेगा नहीं, पर कुछ जगह होता है कि कुछ बड़े चेंजेस किए जो अभी इन लोगों को काम लगे, राइट सर? यस सर। नहीं तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते थे कि भी टाटा केमिकल में इन्वेस्ट करो, बिकॉज दिस वाज नॉट अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट? अब टाटा केमिकल को अगर भूल जाए तो नवीन फ्लोरिन का ग्रोथ कैसा है? लास्ट 5 years का अच्छा है, 14-15% के आसपास है, 14.5%। देखो 5 साल का 15% है, राइट? और उससे पहले का डेटा नहीं है सर आपके पास? नहीं, डेटा नहीं है उसमें। ओके, कोई बात नहीं। 15% ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ। ये क्लीन का भी नहीं है सर? नहीं, क्लीन का भी नहीं आया सर डेटा। ओके, एक ही मिनट, क्लीन का सर आईपीओ भी आया था थोड़े टाइम पहले। हाँ, तो मैंने वो इन्वेस्टर रिलेशंस में जाके देखा है, लेकिन उसमें भी उन्होंने सिर्फ जहां से आईपीओ है उसमें 1 साल पहले का ही दिया। ओके ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। अविनाश जाधव जी, ये जो मैंने ओपन किया है ये कमेंट बॉक्स, मेरे ख्याल है आपने क्वेरी लिखी थी कि एडिंग अप्रोक्सीमेट अमाउंट फॉर ईयरली Q1, Q2, Q3, ये वरुण बेवरेज का लिखा था ना आपने? हाँ हाँ। ओके, तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में इसके ऊपर, राइट? मैं भूल नहीं जाऊँ, खाली मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ, कुछ देर बाद आपने ये जो कमेंट लिखा था उसके ऊपर आएंगे। पर आपकी बात सही है, चलो क्लीन में हमें नहीं मिला, पर ओवरऑल जितनी कंपनियों का डेटा है हमें ग्रोथ कुछ हद तक 10-15% जैसा दिख रहा है, सिवाय टाटा केमिकल, राइट? टाटा केमिकल का मैंने बता दिया क्यों ग्रोथ नहीं था। और इस साल टाटा केमिकल का ग्रोथ कैसा है सर? 24% है। इस बार इनका ग्रोथ है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो सब बिजनेस और प्रोडक्ट को मर्ज किए, ये उसकी इफेक्ट है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं सर कि टाटा केमिकल में आने वाले समय में ग्रोथ हमें दिखेगा। बाकी नवीन और ये सब कंपनियों में तो ग्रोथ है और ग्रोथ रहने वाला है। अगर सर आप कॉमोडिटी केमिकल हो या स्पेशलिटी केमिकल हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे, आप उम्मीद कर सकते हो आराम से 15% का ग्रोथ हमें मिलना है। कितना सर? 15%। 15%। मतलब ये जो इंडस्ट्री है इसे हम ग्रोइंग इंडस्ट्री मान के चल सकते, राइट सर? यस। तो अभी हमारे सामने ये सब कंपनी आई हुई है जो बड़ी बड़ी कंपनियों पे ध्यान रखने का, और हम नेक्स्ट एपिसोड में जब क्वालिटी एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे सर कि इनमें से कौन सी कंपनी में ऐसा लगा सर। ऑलराइट सर? यस सर, एक क्वेरी थी इसमें कि जितने भी सेक्टर दिए ना उसमें करंट ईयर का जो कैगर था वो बहुत ज्यादा आ रहा था, तो ये जो 2020 में जो अपना बेस है वो लो था, इसकी वजह से ज्यादा है या उनका बिजनेस ही इतना अच्छा हुआ इसलिए? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। वैसे इतना ज्यादा ग्रोथ हो तो उसको रीचेक करना चाहिए, जो आपने किया कि भाई लो बेस है कि क्या है। बहुत से सेक्टर में लो बेस था सर। पिछले साल 2 साल कोविड के थे तो उसकी वजह से लो बेस था, और ये साल अच्छा ग्रोथ आया है। पर केमिकल में ऐसा नहीं। केमिकल में कंसिस्टेंटली सर अच्छा ग्रोथ, राइट? तो ये इनका रियल ग्रोथ है, ये कोविड का लो बेस की वजह से नहीं है। बराबर सर? यस। ओके, तो अभी मैं यहां से बाहर निकल के, जो अभी हमने इसके साथ एक स्पेशलिटी केमिकल देखी जिसपे काम निकुंज भाई ने किया था, लेट मी गो टू दैट स्पेशलिटी केमिकल। क्या निकुंज भाई? यस। ओके, ये आपका डेटा मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे तो क्या विश्लेषण होगी पूरे सेक्टर का? विश्लेषण में वो पीडीलाइफ वो सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी है सर। मार्केट कैप तो देखो इसका, कितना मार्केट कैप है? मार्केट कैप 13 लाख। नहीं सर, 1,37,000 करोड़। अच्छा, 1,30,000, हाँ है ना? ओके, तो हम ऐसे गिनेंगे 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो दूसरी जो कंपनियां हैं वो उसके करीब भी नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस, राइट सर? तो ये 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप तो फिर सर ये कंपनी तो बहुत बड़ी हुई, ये निफ्टी 50 में होनी चाहिए कि नहीं सर? होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे हीरो है, हीरो मोटर का तो नाम सुना सर आप? हाँ। इनका कितना मार्केट कैप है? 53,000 करोड़। 53,000 करोड़।
तो ये बढ़ी कि सर पीडीलाइट बढ़ी? पीडीलाइट बनी है पीडीलाइट, आपके केस के हिसाब से। पर सर पीडीलाइट निफ्टी में नहीं है और ये निफ्टी 50 में है, ऐसा क्यों? ओके देखो मैं एक बात बताता हूं यहाँ पे डेटा। पीडीलाइट इंडस्ट्री, पीडीलाइट इंडस्ट्री का मार्केट कैप इससे बहुत ज्यादा है, राइट? तो ये निफ्टी 50 में नहीं है, क्योंकि ये लोग निफ्टी के लिए क्या देखते हैं? फ्री फ्लोट, है ना, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो करीबन 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद निफ्टी 50 में क्यों पीडीलाइट नहीं है? क्योंकि पीडीलाइट का जो शेयर होल्डिंग है, लेट मी शो यू, प्रमोटर के पास 70% माल है और बहुत ही कम माल मार्केट में, खाली 30%। तो ये लोग कैसे गिनेंगे जब ये लोग मार्केट कैप देखेंगे? फ्री फ्लोट 1,37,000 करोड़ होगा पीडीलाइट का, पर फ्री फ्लोट खाली जो बाजार में माल है उतना के। असल में ये बहुत बड़ी कंपनी है, पर फिर भी ये निफ्टी 50 में नहीं है। तो ये नहीं मानने का कि ये निफ्टी 50 में नहीं है इसलिए बहुत छोटी है, ऐसा नहीं है। फ्री फ्लोट कम होने की वजह से ये नहीं है, पर हम देखेंगे कुछ समय में, हो सकता है आप आने वाले 9-10 महीने में देखो कि पीडीलाइट निफ्टी 50 में एंटर हो जाए कि राइट, बड़ा मार्केट कैप, मतलब ये तो होनी ही चाहिए। तो अभी नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे निफ्टी 50 में बहुत ही जल्द, ये एडवांस में आपको पता चल जाएगा मार्केट कैप देख के, बराबर? ऐसा सर? हाँ हाँ, कहिए सर, क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों, क्या फ्यूचर में हो जाएगी? वो तो अभी भी वही 70% अपने पास रखेंगे तो वो नहीं आएगा ना। बराबर है। देखो हीरो मोटर जो है ना, अभी हमने देखा, मैं यहां पे ओपन कर देता हूं, ये हीरो मोटर है। जैसे इनका फ्री फ्लोट 35,000 करोड़ है, राइट? तो हीरो मोटर 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये अब भी निफ्टी 50 से निकल गई, जस्ट अब भी। ये करीबन 3 दशक से निफ्टी 50 में थी, पर दूसरी जो कंपनियों का फ्री फ्लोट हीरो से आगे बढ़ गया, राइट? तो जो कंपनियों का मार्केट कैप हीरो से आगे बढ़ा और 3 महीने तक, ध्यान से सुनना, 3 महीने तक जो निफ्टी में कंपनी है उससे 25% ज्यादा मार्केट रहता है, तो वो कंपनी निकल जाती है निफ्टी 50 से और दूसरी कंपनी ऐड हो जाती है, बराबर? तो पीडीलाइट को अगर निफ्टी 50 में एंटर होना है, अभी निफ्टी 50 में नहीं है, तो जो सबसे आखिरी के नंबर पे होगी, 50वें नंबर पे, उससे उसको 25% ज्यादा मार्केट कैप रखना है। अब ऑलरेडी पीडीलाइट का बहुत अच्छा मार्केट कैप है, तो ये थोड़े समय में हो जाएगा, राइट? तो जो आखिरी छोड़ पे जो कंपनी है वो निकल जाएगी सर। ओके दीपक भाई? हाँ सर, हाँ। तो ये एडजस्टमेंट ऐसा होता रहता है, राइट? तो इनका धंधा कितना है सर 2022 का पीडीलाइट का? 10,000 करोड़, राइट? एसआरएफ 12,000 करोड़, तो एसआरएफ को सर ज्यादा धंधा है ना? एसआरएफ आपका 12,000 करोड़ का टर्नओवर करके मार्केट कैप उसको 67,000 करोड़ मिल रहा है, पीडीलाइट को 10,000 करोड़ मिलके 1.5 लाख करोड़ मिल रहा है। क्यों ऐसा सर? ये तो नहीं होना चाहिए, बराबर ना? उसका ग्रोथ के हिसाब से कम है। ओके देखो, अपन ग्रोथ भी देख लेते हैं। ये है ग्रोथ सर, ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि सिमिलर ग्रोथ है दोनों का, है ना? 5 साल, 10 साल, 20 साल, सिमिलरली दोनों आगे बढ़ रही है। तो भी ग्रोथ भी दोनों का सेम है, तो भी क्यों पीडीलाइट को इतना ज्यादा मार्केट कैप एसआरएफ से? डबल सर, राइट? असल में डबल मार्केट कैप एसआरएफ का होना चाहिए। फिर और क्या कारण होगा? सोचो, यस एनीबॉडी? तो प्रॉफिट मार्जिन बराबर है। देखो हो सकता है कि क्वालिटी पैरामीटर में पीडीलाइट का नंबर आगे चला जाता है, राइट? वो अभी हमने देखा नहीं है, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पर पहले से समझ जाने का कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ है कि एसआरएफ को वो वेटेज नहीं मिलता है जितना पीडीलाइट को मिलता है। दूसरा मैंने एक चीज अभी बताई थी, पीडीलाइट क्या बना रही है? ब्रांड। तो ब्रांड की एक वैल्यू होती है ना? नेस्ले अगर नेस्कैफे और मैगी जैसी ब्रांड बनाती है तो उसकी भी एक वैल्यू है। तो ब्रांड पे वैल्यूएशन अच्छी मिलती है, राइट? पर ये आप देखेंगे भविष्य में
ये पूरा सेक्टर देखने के बाद, जैसे आप पहले कह रहे थे निकुंज भाई कि थोड़ा देखना है कहीं कोई गलती तो नहीं है, पर आपने बिल्कुल सही काम किया है सर, राइट। आपका ये जो टोटल मार्केट कैप है इंडस्ट्री का भी सही है, काफी बड़ा मार्केट कैप इतनी सारी कंपनियों का मिलकर हो रहा है, अपना सब कुछ ओके सही है सर, एकदम राइट। ओके। फिर 5 लाख करोड़ में से अगर मैं स्टार्टिंग की 5-6 कंपनियां ले लूं, जैसे इतनी, राइट, ये 4 कंपनी मिलके 50% का मार्केट कैप देती है सर। तो 4 कंपनी 50% और बाकी 55 कंपनी दूसरे 50%। 50%। तो ध्यान किधर देना चाहिए सर? पहली 5 कंपनी है, बराबर ना, कुछ है सर यहाँ पे, क्या है ये हम क्वालिटी एनालिसिस देखेंगे। क्लियर सर? ओके ओके। तो अभी कोई आपको बोले कि मुझे स्पेशलिटी केमिकल की सबसे बड़ी कंपनी का नाम बताओ, तो क्या बोलेंगे सर? पीडीलाइट। पीडीलाइट है ना, और पीडीलाइट का ग्रोथ है नहीं है मुझे नहीं पता है, तो कैसा ग्रोथ है पीडीलाइट का, क्या बोलेंगे आप? देखो कैसा ग्रोथ है, गुड ग्रोथ, बढ़िया ग्रोथ। तो जब मैं नहीं था तभी भी पीडीलाइट ने 15% से ग्रोथ किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं शेयर लूंगा और ग्रोथ बंद हो जाएगा, राइट ना। ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं ये सेक्टर में हमें बरसों अच्छा मिले, राइट। और ये तीसरा जिस पे हम बात कर रहे थे उस पे हम आ जाते हैं, एग्रो। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, और फिर आप लोगों ने जो हैंड रेस किया है, आप लोग आपके क्वेरी पे आएंगे। तो ये रहा ओपन एग्रो केमिकल, ओके। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी सर एग्रो केम में? विच इज द लार्जेस्ट कंपनी इन एग्रो? क्या किसने, निकुंज भाई ने काम किया है ना? विच इज द लार्जेस्ट कंपनी? यूपीएल है ना। देखो कितना है मार्केट कैप सर? 58,000 करोड़, राइट। पीआई का भी मार्केट कैप यूपीएल जितना है, हुआ ना सर, दोनों का ऑलमोस्ट एक जितना मार्केट कैप, तो दोनों का सर धंधा भी एक जितना होगा, राइट और रॉन्ग सर? राइट होना चाहिए ना, पर क्या ऐसा है सर? दोनों का धंधा एक जितना है? देखो तो यूपीएल कितना धंधा करती है? करीबन 50,000 करोड़ का धंधा, मतलब ये धंधे में जबरदस्त है, बड़ा खिलाड़ी है एकदम, पर मार्केट कैप नहीं मिल रही। और पीआई एक छोटा खिलाड़ी है, खाली 5,000 करोड़ का धंधा, और उसको यूपीएल जितना मार्केट कैप। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक कंपनी जो 50,000 करोड़ करे, एक कंपनी जो 5,000 करोड़ करे, दोनों कंपनी को खरीदने के लिए उतनी रकम चाहिए? ये हो सकता है? देन व्हाई? क्योंकि यूपीएल दोस्तों जबरदस्त डेप्ट बर्डन वाली कंपनी, ह्यूज डेप्ट है। तो जब आप कंपनी लेते हो तो डेप्ट भी तो आती है, वो डेप्ट भी तो चुकानी पड़ेगी। और पीआई इंडस्ट्री डेप्ट फ्री कंपनी है, जिसके कारण वैल्यूएशन में इतना बड़ा डिफरेंस दोस्तों होता है। ग्रोथ देखिए दोस्तों एग्रोकेमिकल का है एकदम बढ़िया, है ना। सो यस, अगर मैं एग्रोकेम में इन्वेस्ट करता हूं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, कंपनी का धंधा बढ़ता जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। यहाँ पे ये जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, यूपीएल पीआई हमारी इंडिया की कंपनी है, सुमिकेम जापान, बायर क्रॉप दोस्तों, बायर क्रॉप इंडिया में तब से काम कर रही है जब से हम लोगों ने पेस्टिसाइड यूज करना सीखा है, वर्षों से। बायर क्रॉप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की, राइट, मल्टीनेशनल है, भारत में ये सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी देखो इनका टर्नओवर कितना है, 4700 करोड़ का। ये यूपीएल से बड़ा टर्नओवर करते इंडिया में, ध्यान रखना दोस्तों। इंडिया में बड़ा है बायर क्रॉप क्योंकि ये ज्यादा पेनिट्रेटेड है, ये गांव गांव पहुंच चुके हैं। यूपीएल इनके बरसों बाद आए, इनका होगा 46,000 करोड़ का टर्नओवर, पर इंडिया में नंबर 1 बायर, पुराना खिलाड़ी। तो फिर क्यों ऐसा कि यूपीएल का 46,000 करोड़ का टर्नओवर और बायर का खाली 4700 करोड़ का टर्नओवर? यस सर, बता सकते हो क्यों? या एनीबडी कौन एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हमने लास्ट बात किया सर ये क्योंकि मल्टीनेशनल है तो इसकी ग्रोथ लिमिटेड है, और दूसरा ये रीजन है कि ये रीजनल प्लेयर है, हो सकता है। ओके, देखो रीजनल प्लेयर तो नहीं है सर, क्यों? क्योंकि बायर तो मैंने बताया गांव गांव है सर, ये अगर कोई गांव शायद ऐसा नहीं होगा जहां बायर की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर ये एमएनसी है, इसकी ग्रोथ लिमिटेड है, जैसे आपने लास्ट एपिसोड में बोला। यस सर, बिल्कुल सही बात है, ये एक एमएनसी है, ये इंडिया में बिजनेस करती है। अब यूपीएल का भी टर्नओवर अच्छा है, पर बायर जितना नहीं,
पर अगर हम इनका टोटल टर्नओवर देखें तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 80 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनको खाली इंडिया से नहीं, इनको दुनिया भर से धंधा आता है। तो दुनिया भर के मुकाबले हम देखेंगे तो बायर से भी यूपीएल बड़ी होगी कि नहीं सर? राइट, सेम वे पीआई का टर्नओवर कितना है? 5,000 करोड़। इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया में छोटा है बायर से, और इंटरनेशनल की वजह से इतना बड़ा टर्नओवर। इसीलिए हमें ज्यादा ध्यान इंडियन कंपनी पे रखना चाहिए, ताकि हमें ये फायदा मिले। ये फायदा हमें बायर में नहीं मिला। राइट सर, क्लियर? तो पीयूष सर, इसमें क्वेश्चन है, जैसे पीआई इंडस्ट्री है, ये भी तो इंडियन कंपनी है। हाँ, ये इंडियन है सर। तो फिर आप जैसे अभी यूपीएल 80 कंट्रीज में है, तो जो आपने लास्ट एपिसोड में बात बताई थी वो यहाँ पे एक्चुअली एप्लीकेबल हो गई कि इंडियन कंपनीज की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, मल्टीफोल्ड होती तो है। यही चीज पीआई इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल हो सकती है, यानी ग्रोथ कर ये हुई है ना सर। तो जो ना ये पीआई तो अभी बनी है, मतलब इसको 30 साल हुए, राइट? ये नई कंपनी है, पर फिर भी बाहर जितनी कैसे हो गई? क्योंकि ये दुनिया भर में माल फेंक रहे, राइट? ओके। तो ये आपको ज्यादातर सेक्टर में देखने को मिलेगा कि इंडियन कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में ये लोग काम करते हैं। राइट सर? राइट, थैंक यू सर। तो मैं अभी यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ दोस्तों। अभी हमने एग्रोकेम का टर्नओवर देखा और हमने जानने का प्रयास किया कौन है बड़ी बड़ी कंपनियां। आप लोग ज्यादातर जो टिप देखते होंगे, कहीं से टिप मिलती होगी, वो ज्यादातर ये कंपनियों की मिलती होगी। ये कंपनियों पे ध्यान बहुत देने का नहीं, इनकी कोई गिनती ही नहीं होती है जब सेक्टर में बात होती है। अब ये 100 करोड़ का क्या करेंगे, राइट? तो लेट मी कम आउट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से बाहर निकल गया, इंडस्ट्रीज पे आ गया, और अभी हमने ज्यादा सेक्टर पे बात नहीं किया, 2-3 सेक्टर पे बात की है। पर मैंने देखा कुछ लोगों के हैंड रेज थे। यस, तो एक तो सरिता गायकवाड़। कहिए सरिता मैडम। या सरिता गायकवाड़, आप अपने आप को मैडम अनम्यूट कर सकते हो और अपनी क्वेरी बता सकते हो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो क्लीन साइंस और जो HSCL जो कंपनी है केमिकल की, कि वो जो हमने जो अभी 3 देखे केमिकल के टाइप्स है ना, तो उसमें से वो कहाँ पे आती है? जैसे कि कमोडिटी केमिकल, स्पेशलिटी का केमिकल या एग्रो के, मतलब किसमें आती है वो? देखो मैं बताता हूँ। ये जैसे मैंने स्पेशलिटी केमिकल ओपन किया, तो यहाँ पे क्लीन नहीं है। क्लीन हमें कहाँ दिखी थी? देखो, कॉमोडिटी केमिकल में। जस्ट अ मिनट, में कॉमोडिटी केमिकल ओपन करता हूं। देखिए आई मैडम, यहाँ पे क्लीन दिख रही है आपको? ये रही, राइट मैडम? तो क्लीन को हम क्या कहेंगे? ये कॉमोडिटी केमिकल की कंपनी है, और यहाँ पे भी हमें ग्रोथ अच्छा मिलेगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आने वाले समय में 12 से लेके 15% से इन कंपनियों के बिजनेस बढ़ेंगे। पर ये प्रायोरिटी कंपनी नहीं। प्रायोरिटी कंपनी कौन सी हुई? जो अभी हमने बात, बराबर है मैडम? हाँ, ओके। और राजकुमार जी, यस, आपकी क्वेरी थी सर, कहिए। सर मेरे दो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। आपने जो पहले जैसा आप कह रहे हो सेक्टर की एनालिसिस के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें ये कैसे पता लगे कि इमर्जिंग सेक्टर है या नहीं है, तो उसका जो आपने प्रोसेस बताया वो यही है। सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि वो प्राइमरी सेक्टर से है, सेकेंडरी से है, या टर्शियरी से है। करेक्ट सर। और अगर टर्शियरी है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि वो इमर्जिंग है। मतलब वहां पे ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि वो नया सेक्टर है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे आपने केमिकल का देखा, कॉमोडिटी केमिकल्स, आपने एक चीज बोली कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट? ग्रोइंग इंडस्ट्री और इमर्जिंग में फिर क्या डिफरेंस हुआ? ओके, देखो जैसे आपने प्राइवेट बैंक देखी होगी कि पहले इंडिया में खाली गवर्नमेंट बैंक थी, राइट? PSU बैंकिंग था। फिर एक समय आया जब उन्होंने सोचा कि अब लोग फैल नहीं रहे, पूरे भारत में अभी लोगों का बैंकिंग ही नहीं है, तो हमें प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देने पड़ेंगे ताकि और ज्यादा फैले, पेनिट्रेट हो बैंकिंग। तो जब प्राइवेट बैंकिंग की शुरुआत की और कुछ बैंक्स ने लाइसेंस लिए, तो ये एक नई इंडस्ट्री इमर्ज हुई, जिसका नाम क्या था? प्राइवेट बैंकिंग। जब ये इमर्ज हुई, उन्होंने एक मेगा सिटी में ब्रांच डाली होगी, फिर धीमे धीमे अलग शहर में फैलने लगे। इसे हम इमरजेंस कहते हैं, राइट? तो जब कोई नया सेक्टर शुरू होता है वो इमर्जिंग होता है, राइट? अभी बिग डेटा जो कहते हैं ये इमर्जिंग सेक्टर हो, डिजिटल मार्केटिंग इमर्जिंग, राइट सर? जिसका बहुत फैलावा नहीं है पूरे भारत में, अभी फैलेगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि आपने बोला कि केमिकल्स में 3 टाइप की हैं सेक्टर में, राइट? कमोडिटी, स्पेशलिटी, एग्रो केमिकल। राइट। ये जो आप शीट देख रहे थे इंडस्ट्रीज की,
उसमें दो और सेक्टर दिखा रहा है केमिकल्स के रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल और ट्रेडिंग केमिकल। तो वो राइट, बिल्कुल सही बात, राइट, वो किसमें आते हैं फिर? राइट, वो भी उसी हम केमिकल गिनेंगे, राइट, पर वो पेट्रोकेमिकल है। पेट्रोकेमिकल में बड़ा दूसरा सेक्टर होगा, राइट। कॉमोडिटी और जो स्पेशलिटी केमिकल है, ये कोई हमें माइनिंग से नहीं मिलते, राइट। वो कहां से आते हैं? कौन से? पेट्रोकेमिकल हम बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल नहीं, स्पेशलिटी केमिकल और कॉमोडिटी केमिकल, राइट। अच्छा। पेट्रोकेम भी केमिकल है, वो एक अलग सेक्टर है, राइट। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे पेट्रोकेम, राइट। तो पेट्रोकेम में स्पेशलिटी केमिकल फिर हमारा इमर्जिंग में आया या सेकेंडरी में आया? सर इमर्जिंग में नहीं आएगा, सेकेंडरी में ही आएगा, क्योंकि ये पुराना सेक्टर है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गई, वर्ड आ गया। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग आई। और दूसरा क्या सर, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मैन्युफैक्चरिंग है, ये बरसों से चलता आ रहा है, पर अभी ग्रोथ क्यों मिल रहा है? क्योंकि दूसरी कंट्री पे बैन है, वो लोग नहीं बना सकते, तो हम इसको ग्रोइंग इंडस्ट्री बोलेंगे, इमर्जिंग नहीं बोलेंगे, बराबर। अच्छा। इमर्जिंग में क्या होगा, आप देखोगे कि 2-3 ही कंपनियां होगी कोई भी सेक्टर में जो इमर्जिंग होगी, बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि अभी इमर्ज हो रही है, धीमे धीमे कंपनियां आ रही है, राइट सर? राइट। देखो ये जैसे हमने पेट्रोकेमिकल ओपन किया, पूरे सेक्टर का मिलके हम देख रहे हैं खाली 18,000 करोड़ का टर्नओवर, राइट। यहां पे हम लोग ग्रोथ चेक करते हैं, तो ग्रोथ आप देखोगे तो पेट्रोकेमिकल से कॉमोडिटी और स्पेशलिटी केमिकल का ग्रोथ ज्यादा अच्छा है, राइट। तो आप पेट्रोकेमिकल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि एफपीएल, पेट्रो, रेंज, पीजीडब्ल्यू, ये सब सेक्टर में बहुत बढ़िया टर्नओवर मिलता है, बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो यू कैन डायरेक्टली गो विद आइदर कॉमोडिटी और स्पेशलिटी। उसमें भी स्पेशलिटी केमिकल ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे पास वहां पे क्या है, ब्रांड है, बाकी कोई केमिकल में ब्रांड, बराबर सर? ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन था। यस, एक बारी आप वो स्पेशलिटी केमिकल की शीट पे जाएंगे? या जस्ट अ मिनट। ओके सर, इसमें आपने कहा कि ग्रोथ ज्यादा है पीडीलाइट में, सबसे ज्यादा, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें एक कंपनी आ रही है विनाती ऑर्गेनिक्स, मैं अगर उसका देख रहा हूँ तो उसकी ग्रोथ इन सारी कंपनी से बेटर है। देखो 20 साल में 21%, 10 साल में 14%, राइट। तो ये हम ये कहेंगे कि ऑलमोस्ट मतलब एक जितना ही ग्रोथ आ रहा है सर। आपका 5 साल में 18% है, ज्यादा अच्छा ग्रोथ, राइट। तो हम मानते हैं चलो विनती का ग्रोथ ज्यादा है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम विनती ले लेंगे कि नहीं लेंगे, वो डिसीजन सर अगले हफ्ते करेंगे अपन, क्योंकि इसके क्वालिटी पैरामीटर भी देखने हैं ना। अच्छा सर, एक एनिमल फीड्स करके एक सेक्टर देखना और बताना, वो सेकेंडरी में आता है या प्राइमरी में आता है? वो इमर्जिंग तो हुआ ही नहीं वो। इमर्जिंग तो हुआ ही नहीं सर, सेकेंडरी हुआ। लेकिन मैं उसकी एक दो कंपनीज की रिपोर्ट देख रहा था, जैसे अवंती फीड्स और अवंती फीड्स की बात कर रहे हो, और गोदरेज एग्रोवेट, राइट। तो दोनों बात कर रही हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हम इससे ऑलमोस्ट 20 टाइम्स कर देंगे। ओके। तो हमको वो चीज नहीं देखनी पड़ती जब हम सेक्टर एनालाइज करते हैं, या हम सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में, तो हमें बस वही देखना है? नहीं, आप ये देख सकते हो ना। देखो एनिमल फीड अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा। यहाँ पे कौन सी कंपनियां हैं, देखो गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज एग्रो, अब ये इंडस्ट्री का एक पार्ट है, अवंती और वगैरह वगैरह काफी कंपनियां हैं, राइट। ये सेक्टर वैसे देखा जाए तो नया है, क्योंकि ऐसा सेक्टर पहले था नहीं। अभी तक हमने एनिमल फीड की कोई बड़ी कंपनियां नहीं देखी सर, राइट। अनऑर्गेनाइज वे में एनिमल फीड अभी तक होता था, पर अभी यही एनिमल फीड ऑर्गेनाइज वे में होने लगा, राइट। तो ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है, इसमें हमको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। आप अगर करंट सिनेरियो देखो तो देखो ये पहली जो है गोदरेज, कैसा ग्रोथ है इसका, 17, 25, 10, मतलब अच्छा ग्रोथ है सर। अब अवंती फीड देखो कैसा ग्रोथ है, 20% का ग्रोथ है। तो कोई डाउट नहीं, अगर मेरे पास एनिमल फीड की कोई एक कंपनी होगी, मेरे को ग्रोथ मिलेगा सर, राइट। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला ग्रोथ है, राइट ना। सर अभी मेरे को समझ नहीं आया ये जरूरत की चीज है कि ये इमर्जिंग में आया या कौन से सेक्टर में आया, ये भी क्लियर नहीं हुआ मेरे को। ग्रोइंग सर, ग्रोइंग में ग्रोथ फेज है, आपको ग्रोथ इसमें अच्छा मिल रहा है। पर इमर्जिंग तो मतलब अभी इमर्ज हुआ, ऐसा ये ऐसा भी नहीं है कि अभी ये पैदा हुआ है, राइट ना। ओके। एनिमल फीड वर्षों से है अनऑर्गेनाइज वे में, अभी ऑर्गेनाइज वे में कंपनी आगे बढ़ रही है। ओके, राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, तो मैं यहाँ से बाहर निकल गया। और एक यहाँ पे एक मैंने क्वेरी पढ़ी थी कमेंट बॉक्स में, मैं आप सब लोगों को एक जगह बता दूं, जैसे कभी आपको कोई क्वेरी हो, आप ये प्लस बटन डाल के यहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते। अविनाश जाधव जी ने, मैं इसको क्लिक करके उनकी क्वेरी पे जाता हूँ,
तो ये उन्होंने एक सेक्टर है अदर बेवरेजेस करके, उसमें उन्होंने ये क्वेरी लिखी थी एडिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इन्होंने क्यों लिखा था मैं बताता हूं। अब ये जो सेक्टर है ये बेवरेजेस का सेक्टर। दोस्तों बेवरेजेस एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया जो एकदम यंग कंट्री है, यंग मिलेनियल्स जो कहते हैं, उनकी पसंदीदा सेक्टर बेवरेजेस को जबरदस्त बढ़ता है। मतलब आने वाले समय में हम बेवरेजेस सेक्टर को बहुत ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। इतनी अच्छी दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लेकिन नहीं है, राइट। ये बढ़िया ग्रोइंग सेक्टर है, पर यहाँ पे भी इतनी कंपनियां ही नहीं है। हम धीमे धीमे देखेंगे कंपनियां आते। बेवरेजेस को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, एक अल्कोहल बेवरेजेस और दूसरा नॉन अल्कोहल बेवरेजेस, राइट। तो अल्कोहल बेवरेजेस में कौन सी कंपनी आएगी? यूनाइटेड स्पिरिट, रेडिको खेतान, ऐसी कंपनी। ये अदर बेवरेजेस है, मतलब ये अल्कोहल बेवरेजेस नहीं। दोनों को अलग क्यों किया है? क्योंकि अल्कोहल बेवरेजेस वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट नहीं, तो जब वो नॉन एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगने के चांसेस रहते हैं। तो इन्वेस्टर को पता रहना चाहिए कि मैं अगर अल्कोहल में डालूंगा कभी भी सरकार उस पर एक्साइज बढ़ा देगी, तो गड़बड़ हो जाती है। मैं नॉर्मल बेवरेजेस में डालूंगा तो इसमें वो एक्साइज कुछ जफा, राइट। तो बेवरेजेस जो मैंने बताया इंडिया का एक हॉट सेक्टर, राइट। देयर आर नो मोर अपॉर्चुनिटीज। जहां पे आप देख रहे हो कुछ कंपनियां हैं, जैसे मैं सबके डेसिमल हटा देता हूं। आपकी वीबीएल, वीबीएल यानी कौन सी हुई? अविनाश जी ने काम किया है ना? वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस। सर वरुण बेवरेजेस क्या करती है? ये बॉटल प्रोडक्शंस वगैरह करती है, पेप्सी और इसके लिए कोका कोला। पेप्सी, मतलब ये सर पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर हुए, बराबर। तो पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर हुए, और पेप्सी का कैसा चलन है सर इंडिया में? वो तो अच्छा ही चलता है सर। बढ़िया, और इसका बंद नहीं होने वाला सर, हाँ। है ना। पेप्सी, कोका कोला, इनफैक्ट अलग अलग बेवरेजेस की कंपनियां बहुत बढ़ेगी। और मैं भी वेट कर रहा हूं कोई अच्छी कंपनी की इस सेक्टर में। अभी नहीं है इतनी अच्छी कंपनियां, वीबीएल एक है और उसमें भी डेप बर्डन है, राइट। अगर आने वाले समय में कोई कंपनी आती है तो जरूर इस पे हमारा ध्यान रहेगा, जिसपे कम डेप हो, अच्छी ब्रांड हो, राइट। एक आपने शायद हाईवे पे एक बहुत प्रोडक्ट मैंने बिकती देखी है, क्या नाम है उसका? वाटर बोट, नाम सुना आप लोगों ने? पेपर बोट। हाँ। पेपर बोट, सॉरी, पेपर बोट। यस यस सर। बैंगलोर कंपनी, बहुत जगह हमने नाम देखा है। हो सकता है आने वाले समय में ये कंपनी आए, जरूर इस पे ध्यान देंगे। पेपर बोट अच्छी है कि नहीं वो पता नहीं है, पर ये सेक्टर जबरदस्त है। ये सेक्टर को धंधा बढ़ना ही, राइट। एक और कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है, जैसे पेप्सी है तो और कोई भी होगा इनका भाई। कौन है कंपटीटर पेप्सी का? कोका कोला। यस, कोका कोला। पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर वीबीएल लिस्टेड है, कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर लिस्टेड नहीं। तो अगर कोका कोला लॉन्च होती है तो सिंपल सी बात है उनका टर्नओवर तो इनसे भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि इंडिया में ज्यादा क्या चलता है, पेप्सी की कोक, कोका कोला, राइट। तो ये सब ध्यान रखने का कि चलो ये सेक्टर में हम ध्यान रखेंगे, कंपनियां होगी हम देखेंगे क्योंकि धंधा बढ़ता है। अब वीबीएल अगर देखो आप यहाँ पे, जो इस सेक्टर का लीडर है विद 9,000 करोड़ टर्नओवर, तो हम कह सकते हैं अगले साल तक हो सकता है वीबीएल अपने 10,000 करोड़ के टर्नओवर को पार करे, है ना। क्वेरी अविनाश जी की क्या थी कि 3 क्वार्टर उन्होंने लिखे। देखो अविनाश जी, पेप्सी, ये जो आपकी वीबीएल है, इनका फाइनेंशियल ईयर क्या है? वो जैन टू दिसंबर लेते हैं, जनवरी टू दिसंबर। अब असल में इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कैसा है सर? अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च। तो अब ये इनका तो फाइनेंशियल ईयर अलग हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो देखो मैंने ये सब डेटा चेंज कर दिया, राइट। ये मैंने किया, मैंने सोचा आपको मीटिंग में मैं बता दूंगा। मैंने क्या किया सर, यहाँ पे 2022 के नतीजे आ गए सर इनके। नहीं, अब तक नहीं है उनका फाइनेंशियल ईयर। हाँ। क्योंकि 2022 जनवरी टू दिसंबर, तो ये कब ईयर खत्म होगा सर? दिसंबर 2022, राइट ना सर? यस। तो अभी तो दिसंबर 2022 आया नहीं है, तो इनके नतीजे भी नहीं आएंगे, हम नवंबर महीने में, राइट। तो ये 2022 जो है ये मैंने 2021 के डेटा डाले। ओके। क्यों ऐसा मैं बताता हूं आपको। जनरली आप 2022 के डेटा में कौन से डेटा डालते हो सर? फाइनेंशियल ईयर मार्च टू अप्रैल। अप्रैल 21 से मार्च 22 तक, राइट। तो आप मतलब 2022 में मार्च 22 तक के डेटा डालते। तो अगर मैं दिसंबर 2021 तक के डेटा लूंगा तो बराबर है, क्या दिक्कत है सर? 3 महीने ही हम पीछे गए, समझे ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 2021 के डेटा वीबीएल के, 2021 फाइनेंशियल ईयर में कौन से डेटा डाले?
2020 20 से मार्च। या क्योंकि मेरे को 12 महीने तो चाहिए सर, आपने जो लिखा ना कमेंट में 3-3 महीने वाला, वो 3 महीने में आपको पता नहीं चलेगा प्रॉपर, वो कंफ्यूजन रहेगा। वो 1 ही साल का डाला था अपना या तो मैंने ये 3 महीने पीछे करके पूरा 1-1 साल का डेटा डाल दिया। देखो मैं बता भी देता हूँ आपको। अब यहाँ पे जैसे पीडीलाइट है, पीडीलाइट का ये डेटा मैं जैसे यहाँ पे रिजल्ट में गया तो यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल टू मार्च 22, तो मतलब ये 2022 के नतीजे है। और सेम चीज अगर मैं वीबीएल, या दोस्तों आप में से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आया होगा अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर अलग होते हैं। ये मैं रिजल्ट में गया और मैं देख रहा हूं जन टू दिसंबर, है ना, तो ये जनवरी टू दिसंबर का पूरा साल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 2021 का डेटा लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने यही डेटा यहाँ पे लिख दिया, ये स्टैंड अलोन है, मैंने ये वाला डेटा डाला है कंसोलिडेटेड आपके डेटा। देखो 8958 करो, है ना, 8958 करो, यस राइट सर, ताकि हमें ग्रोथ पता चले। सर ग्रोथ कैसा है ये सेक्टर का? जबरदस्त है, एकदम जोरदार सर। 12% से भी अगर ग्रोथ हुआ ना तो आप बहुत अच्छा कमाओगे, और 12 से अधिक मिले तो लॉटरी है। तो ये अगर आपको 17% का ग्रोथ दे रहा है, मतलब वरुण बेवरेज इस पे होगी डेप्थ, होगी उसकी क्वालिटी खराब, पर इनके धंधे जबरदस्त बढ़ेंगे तो पैसा बनना ही, राइट। सो यस, दिस इज योर प्रायोरिटी सेक्टर। मैं वापस से यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ दोस्तों, और हम आगे बढ़े, हमारा समय खत्म होता जा रहा है। तो विप्लव जी, सारिका मैडम और प्रग्नेश भाई, ये सबकी क्वेरी है। पहले हम विप्लव जी से बात कर लेते हैं। कहिए सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विप्लव जी, कहिए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो है ये केमिकल सेक्टर में सर आपने 2-3 केमिकल है मिनिमम, इसमें आपने बोला कोई एक में आप ये कर सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं। सर इसमें सर क्या है, मतलब ये केमिकल जैसे डेवलप कंट्री में केमिकल ये लोग प्रोडक्शन करना बंद कर रहा है कि मैं कम कर रहा है, अंडर डेवलप की में इमर्जिंग वाला में वो लोग प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सर ESG पर इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो सर ऐसा तो नहीं है ESG पैरामीटर में जाके फेल होगा, आगे जाकर ग्रोथ कम हो जाएगा, फ्यूचर में उनको एप्रिसिएशन कम होगा। सर इसलिए मैंने आपको रियल रीजन बताया क्यों ग्रोथ है। ये हो सकता है सर आने वाले समय में कुछ और कंट्रीज जैसे वियतनाम भी ऐसे ही कर रहा है, तो कुछ और कंट्रीज में अगर केमिकल बढ़ने लगे तो हो सकता है वहां पे ग्रोथ डाइवर्ट हो। मतलब अब जिंदगी भर ये 15-20% का ग्रोथ कितने रखेंगे, रियल ग्रोथ कितना है? 6%। कितना सर? 6%। दूसरी कंट्री के वजह से अपने को ग्रोथ मिल रहा है, वो अपने लिए बोनस है, राइट। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने माइंड में, ये नेगेटिव पॉइंट में रखना पड़ेगा, राइट, ताकि भविष्य में जब इसका सामना हो तब हम प्रिपेयर हो इसके लिए, बराबर सर। ठीक है सर। सर एक सेकंड क्वेश्चन है सर। हम लोग अभी तक जो स्टडी किया है इसमें सेक्टर का जो बड़ा कंपनी है उसके साथ में हम जाने के लिए ये एडवाइस है, बट मैं एक क्वेश्चन है सर मन में, इसको क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सर। कुछ छोटा कंपनी होता है जो स्मॉल की मिड साइज का कंपनी है, बट उनका बेस भी कम है, उनका ग्रोथ काफी ज्यादा है, मार्केट का हो सकता है कम होगा, सेल कम होगा, तो उसमें हम लोग देखना नहीं चाहिए क्या सर? सर देखना चाहिए। देखो क्या होता है, जब कोई सेक्टर है एक, यहाँ पे कोई भी सेक्टर आप ले लो, राइट, वहां पे अगर कोई एक सेक्टर में अगर 10-12 कंपनी है, हर एक कंपनी का अपना अपना महत्व होगा। पर अगर मैं सबसे छोटी कंपनी के पास जाऊंगा तो होता क्या है, मुश्किल समय में ये छोटी कंपनियों को प्रॉब्लम होता है, इनकी ब्रांड इमेज नहीं होती है, राइट। प्रॉब्लम के समय बड़ी कंपनियां इनको खरीद लेती है। तो अगर हम छोटी कंपनियों में होते मुश्किल ही आ जाती है। पर मैं आपको ये नहीं कह रहा छोटी कंपनियों में नहीं डालने, छोटी कंपनी में उधर डालने का सर जो सेक्टर छोटा है। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो सेक्टर की कंपनियां अभी भी छोटी है, अगर आप उनकी सबसे बड़ी कंपनी देखोगे ना वो भी छोटी हो, ऐसी कंपनियां कल बहुत बड़ी हो। पर अब बड़े सेक्टर में छोटी कंपनी में डालोगे वो काम नहीं बनेगा। समझ रहे हो कहने का मतलब? बिल्कुल सर, ठीक, करेक्ट सर, राइट। आप कंस्ट्रक्शन की कंपनी में जा रहे हो, इंफ्रा में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, तो जो बड़े बड़े महारथी है, देखो मेरी बात बताओ, HDFC बैंक है, वहां पे भी एफडी होती है, राइट। और कोई एकदम नई कोई बैंक आई छोटी सी, कोई रीजनल बैंक, वहां पे भी एफडी होती है। लोगों को भरोसा किधर होता है? बैंक पे होगा, कोई एकदम छोटी बैंक पे होगा एफडी रखने में कि बड़ी बैंक में? बड़ी बैंक में सर, बड़ी बैंक में। तो छोटी बैंक को बड़े से कॉम्पीट करने के लिए ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर देना पड़ता है। छोटे वाला हो सकता है डूब जाए, बंद हो जाए। हाँ, मतलब लोगों को डर लगता है। वैसा ही क्या है ना कि जब कोई होम लोन लेगा, अब
वो बैंक बोलती है मैं तुमसे इतना ब्याज लूंगा, वो सीधा कंपेयर करता है, पर HDFC तो मेरे को इतना ब्याज दे रही है, ICICI तो इतना दे रही है, HDFC को उससे सस्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो छोटी कंपनी को HDFC किससे सस्ता रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग उसकी कंपैरिजन बेंचमार्क से करते हैं, राइट। तो एक जमाने में HDFC बैंक भी छोटी थी, ठीक ही नहीं सर, 20 साल पहले? बिल्कुल सर। पर जब वो छोटी थी तब उनके सेक्टर में कोई बड़ा हाथी था ही नहीं। तो छोटी कंपनी ऐसे सेक्टर में देखो जो सेक्टर खुद छोटा है, जहां पे कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, तो ये छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट। करेक्ट बड़े सेक्टर में अगर छोटी कंपनी ढूंढेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेरी सारिका मैडम, क्या कहिए मैडम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जो हम डेटा लेते हैं, है ना, जो सेक्टर पे मैं जो काम कर रही थी, जैसे कि वो ई लर्निंग पे, ओके। तो हाँ, तो ई लर्निंग में एक कंपनी था वरंदा, कौन सा, लर्निंग सॉल्यूशन करके, राइट। सर आप थोड़ा ओपन करके देखेंगे क्या? हाँ, ये मैंने किया मैडम, या तो मेरा इसमें कहना ऐसा था कि वो जो कंपनी है, जैसे कि आपने कहा कि वो कंसोलिडेट डेटा हमें लेना है ना। हाँ, कंसोलिडेटेड डेटा लेना है, बराबर हाँ, मैडम। हाँ, लेकिन वो जब मैं BSc की साइट पे जाती हूँ तो वहां पे ना स्टैंड अलोन और सेगमेंट करके आता है, बराबर। तो उसमें से कौन सा चॉइस करना है? राइट, मतलब कंसोलिडेटेड ओपन करूं मैडम? इनमें से मैं अभी लाइव प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। हाँ, वो फर्स्ट वाला, फर्स्ट वेरंदा, बराबर। हाँ, वेरंदा, हाँ देखो, पहली चीज मैं कहूंगा मैडम कि आपने जो सेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, हाँ ई हाँ लर्निंग, ये हाँ बड़ा हाँ ही काम का सेक्टर है, हाँ हाँ राइट। ये ग्रोइंग सेक्टर है, और एडटेक जो कंपनियां हैं इनका ग्रोथ जबरदस्त होने वाला है, राइट। हाँ हाँ जैसे सर, आज हम सब लोग कैसे सीख रहे हैं, आज आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, ये ई लर्निंग ले रहे हो कि आप हमारे क्लास में आए? हाँ हाँ सर, ई लर्निंग है। ई लर्निंग, हाँ ई लर्निंग एक नए जमाने का नया एजुकेशन, राइट। आपने सर। बायजू का नाम सुना मैडम? हाँ सर, बायजू, बायजू, हाँ हमने देखा कि उन लोगों का टर्नओवर जबरदस्त बढ़ा, गांव गांव ये लोग फैले। क्यों फैले? क्योंकि ये एडटेक है और लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, राइट। हाँ सर, ऑनलाइन एजुकेशन एक जबरदस्त काम का सेक्टर है, पर अभी आपके पास कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इसके लायक, मतलब जो सफिशिएंट टर्नओवर करता है, राइट। और ध्यान रखने का मैडम, अगर यहाँ पे कोई कंपनी मिले अच्छी, डेफिनेटली हम पैसा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इसे हम कौन सा सेक्टर कहेंगे? इमर्जिंग सेक्टर, इमर्जिंग, हाँ राइट। हाँ सर। अभी मैं यहाँ पे ये वेरंदा का डेटा ओपन करता हूँ, वेरंदा लर्निंग सॉल्यूशन, राइट। 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक छोटी कंपनी है। छोटे से हमें दिक्कत नहीं, हम छोटी में भी पैसा डालते हैं, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उनका मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए, बराबर। हाँ सर, फाइनेंशियल में गया रिजल्ट और ये डेटा, अब ये 2022 के डेटा है मैडम, राइट। यहाँ हाँ पे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, बराबर। हाँ हाँ, मैं कौन सा क्लिक करूं मैडम, स्टैंड अलोन की कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड ही करना है, लेकिन कोई एक कंपनी था कि जिसमें ना वो स्टैंड अलोन और सेगमेंट लिख के आ रहा है नीचे। सही बात है। देखो, तो क्या करने का, इसका मतलब ये कि वो जो कंपनी आप देख रहे हो उसका स्टैंड अलोन ही बिजनेस है, उनका बिजनेस कंसोलिडेटेड है ही नहीं मैडम। ओके ओके, हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टैंड अलोन डेटा ले लेने का। कंसोलिडेटेड तब लेने का जब उनका कंसोलिडेटेड बिजनेस, जब बिजनेस नहीं है तो स्टैंड अलोन ले लो, राइट। ओके ओके। और सेगमेंट का क्या मतलब हुआ मैडम? नहीं सेगमेंट, नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है सर वो। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाँ। अभी जब मैं इन लोगों से SRF की बात कर रहा था, हाँ कि हाँ SRF कंपनी के कई अलग अलग बिजनेस थे, वो कोई एक सेगमेंट की नहीं है। हाँ तो मैं SRF को यहाँ ओपन करता हूँ, यहाँ पे सेगमेंट लिख के आ गया मैडम, है ना, यहाँ पे सेगमेंट। हाँ हाँ हाँ, है सर। सेगमेंट में अगर मैं जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ सेगमेंट क्लिक किया, मुझे यहाँ बता रहे कि इनके कौन से बिजनेस है, राइट। देखो, इनको 5000 करोड़ का टर्नओवर किधर से आ रहा है? केमिकल्स। केमिकल से। फिर इनका पैकेजिंग फिल्म का भी बिजनेस है, पैकेजिंग फिल्म, है ना। हाँ 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 सर, टर्नओवर है उससे 2000 करोड़ का। हाँ टेक्निकल टेक्सटाइल की भी कंपनी है, वहां से भी 2000 करोड़ का टर्नओवर, राइट। ये पेपर में भी है जो अदर्स में आता है, वहां से इनका 350 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये अलग अलग सेगमेंट हो गया मैडम। हाँ सर। अब इतने सारे सेगमेंट होने के बावजूद इसको क्यों केमिकल में गिना है? क्योंकि सबसे बड़ा टर्नओवर क्या है? देखो, पूरे टर्नओवर का 50% से ज्यादा टर्नओवर किधर से आ रहा है? केमिकल से।
तो इसलिए केमिकल हो गया। क्लियर हाँ मैडम? हाँ सर, हाँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये एसआरएफ को मैंने बंद कर दिया और वेरांडा और इनके डेटा मैडम आप ऐसे डाल दे रहे हैं, राइट, ताकि हाँ। आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि कैसा ग्रोथ है। बराबर है? ओके ओके सर। ओके। So मैं next, हाँ मैं और काम करती हूँ इस पे, क्योंकि मैं अभी टाइम मतलब ये कर रही हूँ ना, तो थोड़ा मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं करूंगी जरूर। ओके, कोई बात नहीं मैडम। पहले आपने कभी एक्सेल पे काम किया हुआ है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो? नहीं, फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ सर। एक्सेल कभी यूज ही नहीं किया मैडम? नहीं, मतलब जैसे मैं मतलब अकाउंट्स में देखती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे टैली यूज करती हूँ ना, तो अच्छा। एक्सेल मुझे ज्यादातर पता नहीं, मतलब है पता, लेकिन ज्यादा काम नहीं किया है मैंने। बराबर, कोई बात नहीं। देखो अभी आपको ये एक्सेल इतना अच्छा भाएगा अगर यहाँ पे काम करके, वो आपको टैली में भी काम करेगा, क्योंकि वहां पे भी आपको डेटा एक्सपोर्ट में एक्सेल में एक्सपोर्ट करना होता है। बराबर ना? हाँ सर। काम की चीज है। अगर हम एक्सेल सीखते हैं ना तो हमारा काम आसान हो जाता है। बराबर मैडम? हाँ बराबर है सर। ओके, थैंक यू सर। या धन्यवाद मैडम। एंड प्रग्नेश बोलते या कहिए प्रग्नेश भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर, एक मेरा एक क्वेश्चन है कि अपना जो इंडस्ट्री है तो जो 2000 से पहले बाद का डेटा है सबका, तो उधर 2000 पहले का डेटा है कि फिर अभी बाद सब भी कंपनी में वही दिख रहा है? नहीं नहीं सर, जहां पे होगा मिलेगा ना आपको, उससे पहले का भी डेटा है। बहुत रेयर सर, एक दो तीन कंपनी, बाकी मोस्ट ऑफ 2000 से चालू होता है। अब बराबर बराबर, राइट। तो देखो 22 साल का ही दिखने का है। राइट, अगर कंपनी का डेटा होगा मतलब कंपनी लिस्टेड होगी, उसके बाद का डेटा हम देखें। अब कंपनी लिस्टेड जब से हुई है उससे पहले का डेटा हम बीएसई से नहीं मांग सकते, राइट। वो भी पर सर लिस्टिंग के बाद का डेटा आपको बहुत मिल जाएगा। हाँ? बहुत कम कंपनी है, हार्डली इसमें से मैंने जिस मेरा काम हाँ। किया उसमें बहुत कम कंपनी है कि शायद उसका 00 से पहले का है, बाकी बराबर। मोस्ट ऑफ 00 से पहले वो Right. उधर ही चलता है। तो ज्यादातर कंपनियां सर अभी आईपीओ आए ना उनके, मतलब लेटेस्ट ही है। कौन से सेक्टर में काम किया सर आपने? काफी सारे सेक्टर है सर। ओके, देखो ये सब रहे। अभी जैसे इसमें सीमेंट में अगर ओपन करता हूँ, राइट, तो सीमेंट में अल्ट्राटेक नहीं था सर पहले, 2000 से पहले। हाँ। है ना? तो अल्ट्राटेक का डेटा, अल्ट्राटेक आया है ले, तो वहां से अवेलेबल होगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एनुअल ट्रेंड प्रायर पीरियड पे चला गया, कब से डेटा है, ये नेक्स्ट किया 2007 या 8 से आएगा, 2005 से। तो इनका डेटा यहीं से है सर, क्योंकि इनका लिस्टिंग ही लेगा 2005 में हुआ, राइट। तो जब से लिस्टिंग है तब से डेटा होगा। पर इसमें आप अगर देखो जैसे इंडिया सीमेंट, शायद इंडिया सीमेंट का पुराना डेटा होगा, ये कंपनी लेट में होगा। देखो ये 2001 से है, राइट। अब अगर कंपनी का 1996 का डेटा होगा तो वो भी मिल जाएगा। बराबर, इतने डेटा काफी है सर, 20 साल अपने लिए बहुत हो गए। वो तो प्रॉब्लम है मैं वो सब में क्यों 2001 से 00 से चालू होता है, ये सी तो काफी पुराना है, तो उसका आगे का डेटा है कि नहीं है वो सब बहुत। अब मैंने जितना काम किया है 600 कंपनी से ऊपर मेरा काम है, 700 कंपनी के नजदीक, उसमें हार्डली 2 या 3 कंपनी की उसमें फिगर मैंने 2000 पहले का पुराने नहीं होती। और दूसरा क्या है ना कि बाकी यहाँ पे नहीं तो भी डेटा मिलेगा। जैसे अपने बहुत से स्टूडेंट हैं, आईटीसी का 40 साल का डेटा लिया हुआ है, रिलायंस का 40 साल का डेटा लिया है, राइट। तो वो ले सकते हैं अपन, पर वो कैसे लेंगे वो बाद में देखेंगे। अब जैसे वो जैसे तो जरूर है। हाँ। और दूसरा मैं क्या आपने भी सीमेंट में बताया, आपने लास्ट टाइम अपने बात हुआ कि एसीसी वो टॉप 50 में, टॉप 10 में थी 20 साल पहले, अभी अल्ट्राटेक फर्स्ट नंबर पे आ गया है। बराबर है। तो ऐसा सर दूसरी कंपनी भी हो सकती है ना कि जो अभी अल्ट्राटेक बहुत ग्रोथ कर रही है। एसीसी, गुजरात अंबुजा, ये सब मल्टीनेशनल है, तो पहले से प्रिपेयर रहने का। अपनी इंडियन कंपनी मल्टीनेशनल से तो आगे निकलेगी, तो आपको ग्रोथ अपनी इंडियन कंपनी में अच्छा ही दिखेगा। पर ऐसा नहीं होगा कि कोई इंडियन कंपनी को जो बहुत पुरानी उसको मात दे के दूसरी कंपनी बहुत आगे निकल गई। इसके कुछ ही एग्जाम्पल, ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलेगा, राइट सर। और दूसरी कंपनी भी है ना भाई, चलो एसीसी के सब एसीसी को इसने ओवरटेक कर लिया, हाँ, अल्ट्राटेक ने, ऐसा दूसरी कंपनी भी बन सकती है ना कि भाई ये उसको ओवरटेक कर देगी, मतलब दूसरी अल्ट्राटेक को ओवरटेक कर देगी। हाँ, जैसे ऐसा तो केस में पॉसिबल है। अगर अल्ट्राटेक जो ग्रोथ से बढ़ रही है उससे दुगने ग्रोथ से अगर दूसरी कोई कंपनी बढ़े, राइट, ग्रोथ बहुत ज्यादा है और डिफरेंस कम है, तो ये हो सकता है, राइट। पर मुश्किल है, मतलब कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर करेगी कंपनी भी ग्रोथ करेगी। कब पॉसिबल होता है जब सब एक टक्कर के होते हैं,
जैसे हमने देखा बजाज ऑटो और हीरो मोटर का टर्नओवर बजाज से ज्यादा था, पर बहुत ज्यादा डिफरेंट था। पिछले बहुत से समय में बजाज का ग्रोथ हीरो का बहुत अच्छा हुआ। तो आज हम देख रहे हैं कि बजाज हीरो से बड़ी, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जब डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। पर अभी जैसे यूपीएल का कितना बड़ा डिफरेंस है, अल्ट्राटेक का कितना ह्यूज डिफरेंस है, तो चांसेस कम होते हैं। अभी ये कितना धंधा कर रहे हैं अभी 50,000, अभी कोई कंपनी नहीं है उसकी जो इतना टर्नओवर करे, राइट। जैसे ये 28,000, 15,000, मतलब आधा टर्नओवर है, कौन अभी इनको टक्कर दे सकता है, राइट। नजदीक की कंपनी एक दूसरे को टक्कर दे सकती है। ओके, सो आई एम बैक टूवर्ड्स यहाँ पे सचिन कुलकर्णी। कहिए सचिन भाई। सर गुड इवनिंग। मुझे एक क्वेश्चन ऐसा है फ्री फ्लोट के बारे में। आपने जो बोला कि पीडीलाइट का फ्री फ्लोट कम है और हीरो मोटर्स का ज्यादा है, तो फ्री फ्लोट जब होता, मतलब जब बढ़ाना, आप जैसे बोल रहे थे कि इसका भी अभी बढ़ेगा जैसे पीडीलाइट का, तो फ्री फ्लोट के लिए बढ़ने के लिए ऑप्शंस क्या रहते हैं? जनरली आईपीओ वगैरह फ्लोट करते हैं वो लोग और उसकी वजह से बढ़ता है, या और कोई वजह भी होता है? मतलब देखो, जब कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता रहता है तो साथ में फ्री फ्लोट भी बढ़ता रहता है। ओके, समझे ना। जैसे आज ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। अब इसको पीडीलाइट को अगर पिछले साल देखो तो पिछले साल 1 लाख करोड़ का ही टर्नओवर था, तो उनका फ्री फ्लोट कितना होगा? 25,000 करोड़। ओके, राइट। आज इनका फ्री फ्लोट भी बढ़ चुका है क्योंकि मेन मार्केट कैप बढ़ा, बराबर ना। फ्री फ्लोट 2 कारण से बढ़ सकता है। कारण नंबर 1, मेरा मार्केट कैप बढ़े, रियल मार्केट। कारण नंबर 2, अगर प्रमोटर अपना माल बेचे, डाइल्यूट करे, तो भी बढ़ सकता है क्योंकि वो फ्री फ्लोट में आ जाएगा। तो 2 कारण हो सकते हैं, राइट। परफेक्ट, थैंक यू सर। धन्यवाद। एंड विनीत परख, यस कहिए विनीत भाई। हेलो सर। सर मैं हाउसिंग फाइनेंस में देख रहा था, किसी और का डाटा था, उसमें एचडीएफसी की ग्रोथ मैंने देखा था सर लास्ट 1 ईयर से बहुत कम बता रही थी। मुझे लगा शायद कुछ गलत है, या मैंने सर्च किया तो मुझे भी नहीं दिख रही थी, राइट। पर जैसे कहते हैं कि रियलिटी सेक्टर तो बहुत बूम में था, तो मुझे लगा ये क्या कारण हो सकता है, समझ नहीं आया। बराबर। देखो मैं बता देता हूँ सर, जैसे यहाँ पे हमने एचडीएफसी भी किया हुआ है, एलआईसी भी किया हुआ है, निकुंज भाई ने काम किया इनके ऊपर। अभी मैं मानता हूँ कि दोनों का मिलकर 90% मार्केट कैप हो रहा है, राइट। पर फिर भी खाली 2 कंपनी पे मत करो, नहीं तो रियल पिक्चर पता नहीं चलेगा। कुछ 4-5 का तो डेटा लो, राइट। जैसे आवास, पीएनबी, कैनफिन और कुछ कंपनी का डेटा लेंगे तो थोड़ा और अच्छा डेटा बनेगा आपको, करेक्ट। पर चलो 2 कंपनी का डेटा लिया हुआ है। अब मैं अगर इनके डेटा चेक करूं, 20 साल में दोनों का ग्रोथ कैसा था, एलआईसी और एचडीएफसी? बहुत बढ़िया था, 20%। हाउसिंग फाइनेंस इंडिया के लिए एक अच्छा सेक्टर है क्योंकि इंडिया अभी भी गांव में रहती है। 35% रूरल है अभी, अरे अर्बन है खाली। तो जितनी डेवलप कंट्री है वो 35 से अभी 75-80 हो चुकी है। तो इंडिया में स्कोप बहुत है और इसकी इफेक्ट भी हम देख रहे हैं। जैसे 10 साल का भी ग्रोथ कितना बढ़िया है, 22%, 13%, राइट। 5 साल का ग्रोथ कैसा है, 18%, 60%। तो ओवरऑल हम देखें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियों का ग्रोथ अच्छा ही है, पर पिछले साल का ग्रोथ नेगेटिव है, राइट सर? यस। कोविड जब से आया, तो कोविड के आने के बाद क्या हुआ, कोविड के आने के बाद क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल कम हो गया था। क्रेडिट ग्रोथ समझते हो सर आप विनीत भाई? क्रेडिट ग्रोथ मतलब लोन ज्यादा देना, बराबर है सर। देखो बैंक को क्यों बनाया गया है या फाइनेंस कंपनियां क्यों, उनका काम क्या है? उनका काम है लोगों को क्रेडिट पे माल देना, राइट। क्रेडिट देना, लोगों को पैसे की जरूरत होती है, उनको क्रेडिट दे, और वही उनका धंधा है। पर जब क्रेडिट ग्रोथ कम होता है तो ये कंपनियों के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ कम मतलब लोग कम लोन ले रहे हैं। अगर लोग कम लोन लेंगे तो ये जो इनकम है इनकी, ये भी कम हो जाएगी, राइट। जैसे एलआईसी की पिछले साल की इनकम कितनी थी सर? 20,000 करोड़, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अंदाजे से एलआईसी ने 2 लाख करोड़ की लोन दी होगी, तभी इसका 10%, तभी अंदाजे से 20,000। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस कहीं से आ रहा है सर, प्लीज एडजस्ट। बाकी लोग अपने आप को म्यूट मोड में रखें। या दोस्तों, ये 2 लाख करोड़ का इनका इन्होंने लोन दी होगी, ऐसा हम अंदाजा ले सकते हैं कि नहीं विनीत भाई? यस सर।
है ना, अंदाजा कह रहा हूँ, क्योंकि 10% की हो मतलब 20,000 करोड़ इनको पैसे का के मिले। हम जो हफ्ता भरते हैं ब्याज, राइट, वो इनकी इनकम है, राइट। 2 लाख करोड़ का इनका AUM हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, AUM। अब जो HDFC देख रहे हो, इनका कितना है इंटरेस्ट इनकम, 1,35,000। पर असल में HDFC एक होल्डिंग कंपनी है सर। तो मतलब HDFC लाइफ, जनरल, HDFC बैंक, सबका बिजनेस इसमें गिना जाता है। अच्छा। तो ये रियल होम फाइनेंस की इनकम नहीं है HDFC की रियल होम फाइनेंस की इनकम 75,000 करोड़ के आसपास है। कितनी सर? 75,000 करोड़। तो मुझे बताओ करीबन इन्होंने कितने की लोन दी होगी अंदाजे से? 7.5 लाख करोड़। हाँ, 8 लाख करोड़ का इनका AUM होगा। अब मतलब ये है कि जितना जो कंपनी का बड़ा AUM, वो कंपनी को ज्यादा इनकम मिलेगी। अगर ये AUM कम होने लगे, क्योंकि लोगों की लोन खत्म भी तो होगी, तो लोन खत्म होने के साथ अगर ज्यादा लोग लोन नहीं लेंगे तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट ग्रोथ लो चल रहा है। कोरोना के बाद ये क्रेडिट ग्रोथ काफी कम हो गया, जिसके कारण आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां काफी सफर कर रही थी। तो ये बिल्कुल सही फिगर है, इनका ग्रोथ कम था पिछले साल, राइट सर? सर ये भी कहा जा सकता है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से भी इनका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो कम होता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है ना सर, डिक्रीज होता है, तो लोन लेने वाले ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल हो जाता है, अरे यार चलो इतना इंस्टॉलमेंट तो मैं भर पाऊंगा, राइट। पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, तो लोग डर जाते हैं, अरे यार ये तो मेरे को कितना इंस्टॉलमेंट पड़ेगा ये 50 लाख के मकान पे, तो कम लोन बिकती है। और अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो ये मतलब इनके लिए अनुकूल समय नहीं है हाउसिंग फाइनेंस के लिए, कि बड़ी लोन में लूं जिसका एक बड़ा इंस्टॉलमेंट आएगा। RBI ने कल मीटिंग करके 0.5% ब्याज बढ़ाया, तो मेरा तो कितना नुकसान हो जाएगा, राइट ना? तो लोगों को डर लगता है, अभी क्रेडिट ग्रोथ लो है, तो ये चीज को ध्यान में रखने का। इसीलिए कोई हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी लाइफ टाइम IP नहीं होगी, सब कंपनी अभी करेक्शन पे है। क्यों? क्योंकि धंधे सब कंपनियों के अफेक्टेड है, राइट सर? राइट सर। दूसरा एक बड़ा लेसन हमें यहाँ से मिलता है, बहुत लोग मेरे को वर्षों से कहते हैं कि यार पीयूष HDFC तो बढ़ गई है बहुत, इसका तो बहुत बड़ा टर्नओवर है। मैं कोई छोटी कंपनी लेता हूँ, कल वो HDFC बनेगी, राइट? जैसे हम क्यों ना ये GIC ले लें, GIC का भी कल बढ़िया ग्रोथ होगा। पर ये सही बात नहीं है। अगर निकुंज भाई यहाँ पे ज्यादातर कंपनियों के डेटा डालेंगे, तो उनको डाल के ये ताज्जुब होगा कि सबसे बढ़िया ग्रोथ तो HDFC का ही है, भले वो 10 साल पहले भी सबसे बड़ी थी, आज भी बड़ी। और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये भी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस बढ़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना ज्यादा ग्रोथ करे कि वो HDFC से भी बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और अभी मुश्किल समय चल रहा है, तो मुश्किल समय में तो ये जो छोटी कंपनियां हैं उनकी और हालत टाइट हो जाती है, राइट सर? राइट। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हेलो सर, एक मिनट। हाँ बोलो प्रज्ञेश भाई, बोलो। सर मेरे को अपना जिसका शेयर प्रमोटर के पास स्टॉक होल्डिंग ज्यादा हो, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है कि वो? देखो, जितना प्रमोटर के पास ज्यादा स्टॉक है तो वो तो और अच्छी बात है, मतलब प्रमोटर को खुद को बहुत भरोसा है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमोटर के पास माल है तो हम अच्छी बोलेंगे, और ये एक इंडिकेटर होता है कि अच्छी कंपनियों में हो सकता है प्रमोटर का स्टेक ज्यादा हो, बराबर प्रज्ञेश भाई? या अच्छी निशानी है, पर उसको हम रूल मान के नहीं चलेंगे, बराबर ना? या और सारिका मैडम आपने भी एड्रेस किया है, कहिए। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। जैसे कि आप वो जो आपका जो एक्सेल शीट है ना सर, वो थोड़ा बाहर आइए ना सर। यस मेन पेज पे आ जाता हूँ मैं। हाँ, मेन पेज पे। हाँ जी कहिए। ये जो डेटा इधर दिख रहा है ना मुझे, ये सब मतलब जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं, है ना, हर सेक्टर का, राइट? तो ये हमें मैन्युअली फिल करना है कि ये वो डेटा में हम काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हो जाएगा? मतलब मुझे पता नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे डेटा क्या है ना कि डायरेक्ट आता है, राइट? जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एब्रेसिव्स की कंपनी में काम किया है, राइट? हाँ। तो इन्होंने क्या किया है, एक मिनट ओपन हो जाने दो। हाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने टोटल कर दिया है कि भाई इनका धंधा कितना है, तो 5,000 करोड़ का, इनका मार्केट कैप कितना है, 4,000 करोड़ का, राइट? फिर जो मेन पेज है वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है। देखो क्या है, 3903, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला लिखी हुई है,
हाँ 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 दिख रहा है। वो इन्होंने क्या किया, देखो मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। हाँ सर। अब मेरे को वो डेटा लाना है, तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, हाँ हाँ इक्वल टू, फिर हाँ मैं हाँ गया ये सेक्टर पे क्लिक हाँ किया। अब यहाँ कहाँ पे वो डेटा है मार्केट कैप का, ये रहा, हाँ इसको हाँ क्लिक करके एंटर दबाया, आ गया इधर, हाँ सर। हाँ आ गया सर। देखो इधर डेटा आ गया और इधर फॉर्मूला भी आ गया, मतलब ये दोनों चीज सही है, इसलिए हमारा डेटा अंदर से बाहर एक्सट्रैक्ट होके आ गया। हाँ सर। हाँ राइट, ओके ओके। हाँ सर। ओके। ओके थैंक यू। तो अभी दोस्तों क्या करना है, देखो आप सब लोगों को, आपके पास एक मास्टर शीट रेडी है, अभी भले जिसने भी काम किया है आप सबका डेटा देखो, कितना बढ़िया, यहाँ पे हर एक के डेटा में जाओ, देखो अविनाश जी ने क्या काम किया है, विप्लव जी, दीपक भाई, हर एक के डेटा को देखो, एक एक चीज ओपन करके जाने का, जैसे एडिबल ऑयल में मैं गया तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां हैं, इनका ग्रोथ कैसा है, राइट। तो ये जो डेटा अगर आप जानोगे, ये आपको बड़ा काम लगेगा। जैसे यहाँ पे पतंजलि देख रहे हो, अदानी देख रहे हो, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, पतंजलि और अदानी, तो हमें पता चलता है इनका ग्रोथ कैसा है, राइट, इनका मार्केट कैप कितना है, कितना धंधा करते हैं, राइट ना। ये सारे डेटा के आधार पे दोस्तों हम अनुमान लगा सकते हैं कि चलो अगर सेक्टर में ग्रोथ है तो हम उसको प्रायोरिटी सेक्टर मानेंगे, अगर सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो मानेंगे यार ग्रोथ तो है नहीं, मतलब लोग पैसा तो खर्च नहीं रहे, तो फिर मुश्किल है वो सेक्टर में। अगर कंपनियों के धंधे नहीं बढ़े तो अपने भी पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हमें यही चीज देखना है, कौन से सेक्टर है जो ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। अब हमें नेक्स्ट वीक दोस्तों क्या करना, देखो इतना सुंदर सा डेटा जो आप लोगों ने बनाया है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिली सेक्टर के मार्केट कैप की, सेल्स की और ग्रोथ की, लीडरशिप कंपनी, कौन सी कंपनी के पास लीडरशिप है। अब ये सारे डेटा के साथ हम और एक जबरदस्त काम का एनालिसिस करेंगे, और वो है दोस्तों हम इनमें क्वालिटी कंपनी ढूंढेंगे, क्योंकि धंधा बढ़ रहा है, मानते हैं धंधा बढ़ रहा है, पर धंधे के साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। 15% से आपके धंधे बढ़े, पर अगर 15% से प्रॉफिट नहीं बढ़े तो दोस्तों आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, राइट। तो हमने अभी धंधे का मूल देखा, नेक्स्ट वीक हम क्वालिटी पे काम करके प्रॉफिट का मूल ढूंढेंगे दोस्तों, राइट। तो अगला हफ्ता दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त काम का है, तो नेक्स्ट वीक फोकस रखिएगा, जो हम लर्निंग करेंगे इसको पूरी देखिएगा, एक एक वीडियो ध्यान से देखिएगा, ताकि जो अब डिसीजन लो बाइंग के, वो आपको आने वाले 10-15 साल चेंज ना करना पड़े। बरसों पहले हमने जो जो कंपनियों में बाइंग किया दोस्तों, आज 10-10 साल हो गए, कभी हमको लगा नहीं कि हमने डिसीजन चेंज करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने क्वालिटी पैरामीटर को ध्यान में रख के बाइंग की, राइट फ्रेंड्स। तो हम यही उम्मीद करेंगे दोस्तों आप सब लोगों से कि क्वालिटी पैरामीटर का जो चैप्टर है उसको ध्यान से देखना और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा वृद्धि होगी नॉलेज की, और वो परमानेंट माइंड में फिक्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज का ये जो एपिसोड है इसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों वीक से हमें काफी लर्निंग मिली होगी, पर अभी भी ये ढूंढना बाकी है कि मैं कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं। ये हम नेक्स्ट वीक यानी अगले बुधवार को जब हमारी बातचीत हो रही होगी, तब हम सबको दोस्तों हाई क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि कहां पे पैसा लगाना। अभी आपको ये क्लियरिटी है कौन से सेक्टर है, कौन सी कंपनियां है, क्या ग्रोथ है, क्या मार्केट कैप है, पर नेक्स्ट वीक क्या जानना है हमें, ये झुंड में से वो कौन सा घोड़ा है जो मुझे लंबे समय तक साथ देने वाला है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये दोनों हफ्ते क्वालिटी डिमांडिंग इंडस्ट्री पे बातचीत करते समय, और आगे भी हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे डिमांड हमें मिलेगी, पर अब क्वालिटी पैरामीटर के साथ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।